चलिए आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड, बताइए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का रिवीजन लेक्चर। बताइए याद है सबको, हमने लास्ट 2 वीक्स में क्या किया था? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंप्लीट किया था। सब लोग जरा जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट, किया था या नहीं किया था? जल्दी बोलो। हाँ जी, देखिए तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे और फिर परसों हम उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और इस बार एमसीक्यू बुक वाले डिस्कस करेंगे क्योंकि जो मेरे नोट्स में दिए हुए हैं वो भी बुक वाले ही हैं, तो इस बार बुक से कराऊंगा ताकि आपको दोनों चीजें ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आपकी बुक में भी वही है और मेरे नोट्स में भी वही है विद एक्सप्लेनेशन, तो बुक में से कराएंगे इस बार। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन सब लोग बताएंगे फटाफट, क्या होता था प्रोडक्शन? बताइए बताइए क्या होता था प्रोडक्शन? जब हम किसी रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करते थे? बताइए, किसी इनपुट को किस में कन्वर्ट करते थे? बताइए, आउटपुट में। आउटपुट में। और बताइए किस लिए करते थे हम प्रोडक्शन? बताइए ओजस, क्या होता था प्रोडक्शन? जल्दी जल्दी बताओ ओजस, फटाफट रिप्लाई करो ओजस। हाँ, Production refers to the process of conversion of inputs into इनटू outputs. आउटपुट लिखवाया था। प्रोडक्शन क्या रेफर करता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन। और एक और भी चीज दिखाई थी, ये देखिए सबको याद आया होगा, मैंने आपके सामने सबको साथ दिखाया था कि आपके पास क्या होता है, रिसोर्सेज को जब हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, इनपुट को जब हम किस में करते हैं कन्वर्ट? आउटपुट में करते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। तो जब रिसोर्सेज को हम आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, हु इज दिस यार, कौन है ये जिसका माइक ऑन है? संजना, संजना, हाँ जी। रिसोर्सेज को जब हम इनपुट को आपके पास आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो मैंने उस दिन आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो प्रोडक्शन, जो चीज हमारी क्या करती होगी मुस्कान बंसल, वांट्स को सेटिस्फाई करती होगी, वही प्रोडक्शन है। जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करती वो प्रोडक्शन नहीं है। बताइए, जिसकी क्या है? ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग पावर है। देखिए हमने डिमांड सप्लाई यूटिलिटी एक चैप्टर पढ़ा था। डिमांड में क्या होता है? जो कंज्यूमर डिमांड करता है वो डिमांड होती थी। प्रोडक्शन सप्लाई क्या होता है? जो प्रोड्यूसर देने के लिए माल तैयार है वो आपके पास सप्लाई था। इसके बाद हमने पढ़ा था यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? जिसमें ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की पावर होती है। तो साक्षी हमने जब यही चीज पढ़ी थी, तो प्रोडक्शन क्या होगा? जब प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? जिसकी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की पावर होगी वही बनाएगा ना, उसी को हम प्रोडक्शन कहेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल पे कोई ऐसी चीज बनाता हूं जिसकी मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसका मार्केट में कोई वजूद ही नहीं है, वो किसी की वांट को सेटिस्फाई नहीं करता, क्या वो प्रोडक्शन है? नो प्रोडक्शन नहीं है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब हम किसी इनपुट को जब आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जब इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट, तभी वो हम आउटपुट को हम कंसीडर करेंगे, प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे, जिसमें क्या होगा? बताइए, जिसमें क्या होगा? ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग करने की पावर होगी। जिसको ह्यूमन वांट सेटिस्फाइंग करने की जो पावर रखता होगा वही आपके पास क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। बताइए यहां तक क्लियर? तो प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ही आज तक क्या होता था? प्रोडक्शन। पर क्या होना चाहिए उसमें? ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने की पावर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड में कहीं भी टेररिस्ट जो बम बनाते हैं, क्या वो प्रोडक्शन है? नो सर। नहीं है। नो किस लिए? सर। क्योंकि वो टेररिस्ट जो प्रोडक्शन बनाते हैं, जो बम बनाते हैं, वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। हम उसको किसी भी एंगल से नहीं कह सकते वो प्रोडक्शन है। वो किसी की वांट को सेटिस्फाई नहीं करता, वो इलीगल है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें स्मगलिंग में होती हैं, बहुत सारी चीजें ड्रग्स के तौर पर चलती हैं, क्या वो प्रोडक्शन होता है? नहीं होता वो प्रोडक्शन। कभी गवर्नमेंट की जीडीपी में लिखा हुआ देखा आपने कि आपने प्रोडक्शन देखा और आपके कहीं पर बॉम्ब बन रहे हैं, कहीं पर हो सकता है ड्रग्स बन रहे हो, ये सब प्रोडक्शन है? नहीं है ये प्रोडक्शन। वो किसी भी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम इन रिसोर्स को, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और इनपुट को जब आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए वासु जो हमारी क्या करता हो कन्वर्ट, क्या सेटिस्फाई करता हो? बताओ भाई, क्या सेटिस्फाई करता हो? सेटिस्फाइंग नॉट पावर ऑफ सेटिस्फाइंग पावर होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? बताइए, प्रोडक्शन कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। वेरी गुड। तो उसके बाद हमने बताया था कि कौन कौन सी यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं स्नेहा? वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी, जो हमें सेटिस्फाई दे रहा हो, सेटिस्फेक्शन दे रहा हो, उसी को हम यूटिलिटी कहेंगे। तो साक्षी कितनी तरह की यूटिलिटी पढ़ाई थी प्रोडक्शन के लिए? 4 तरह की यूटिलिटी पढ़ाई थी प्रोडक्शन के लिए। कौन कौन सी? बताइए। फॉर्म यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल दिया था मैंने सबके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल वुड्स हैं, वुड्स को आप कन्वर्ट कर रहे हो चेयर में, तो फॉर्म यूटिलिटी, आपने उसका फॉर्म ही बदल दिया, तो वो आपकी फॉर्म यूटिलिटी। आपने उसका फॉर्म चेंज किया। मान लीजिए वुड दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपके सामने,
और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया चेयर में, तो उसकी फॉर्म ही बदलती है, तो वो फॉर्म यूटिलिटी थी। प्लेस यूटिलिटी क्या होती थी? अगर मान लीजिए मैं मालदीव से माल उठा के बॉम्बे लेके जा रहा हूँ, या बॉम्बे से कोलकाता लेके जा रहा हूँ, या दिल्ली से कोलकाता लेके जा रहा हूँ, ये सारी क्या होती है आपकी वांट सिटी। प्रोडक्शन नहीं है ये, बट आपकी ऑब्वियस है एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो आपकी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर रहा है, उसको भी प्रोडक्शन कहेंगे। अब वासु मेरी एक बात का आंसर दे, कोई सामान है तमिलनाडु में बनता है, यस क्या सर। वासु? कहाँ बनता है? तमिलनाडु में। नारियल कहाँ होता है? मुंबई साइड जहाँ पे भी मतलब सी हिमांशु कहाँ होता है नारियल सारा? तमिलनाडु, केरला। केरला, यही होता तमिलनाडु है। सर। यस अब सर। वहां से नारियल यहाँ आता है बच्चों। हमारे यहाँ तो मैंने नारियल का पेड़ देखा ही नहीं कभी भी कहीं, मेरे को तो कहीं नारियल लगा हुआ दिखता ही नहीं है। अब बताइए, वहां से नारियल यहाँ आता है और बहुत सारे फैक्ट्रीज वाले, बहुत सारे प्रोडक्शन वाले उनको पैक करते होंगे और उनको आगे सप्लाई करते हैं, वो प्रोडक्शन बन जाता है, क्योंकि वहां का नारियल यहाँ बिकता है। तो वो कौन सी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है? हमारी प्लेस यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है? प्लेस यूटिलिटी को। उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्शन में एक और चीज बताई थी, फॉर एग्जाम्पल हम टाइम कुछ टाइम बाद कंज्यूम करते हैं। मैंगो का एग्जाम्पल दिया था, मैंगो अभी बहुत आ रहा है, बट आप उसका पल्प निकाल के उसको पीते तो सारी उम्र है, एक एक साल चलता है वो। मैंगो बांजा देखी होगी सबने, और भी बहुत सारी ड्रिंक्स आती है मैंगो से रिलेटेड, आती है या नहीं आती? इवन आइसक्रीम्स आती हैं, तो वो तो बाद में यूज होती है, 12 महीने मिलती हैं, तो वो ऑब्वियस है वो कैसा हो गया? टाइम यूटिलिटी। टाइम बीत जाने के बाद भी हम उसे कंज्यूम कर पा रहे हैं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी कौन सी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा हूँ? बताइए कौन सी सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी को। याद है सभी को? यहाँ तक हमने अच्छी तरह से किया था। जानवी कुछ हद तक समझ आ रहा है बच्चा कि क्या होता है प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज को जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चा वो प्रोडक्शन होता है, बट वो प्रोडक्शन होगा जो हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता होगा। जो हमारी ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है हम उसी को यूटिलिटी बोलते हैं, और जब तक वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं करता तब तक वो प्रोडक्शन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल लिखवाया था, क्या लिखवाया था आस्था? अगर मैं मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर सेवा भावना कर रहा हूं, मैं कहीं जस्टिफाई तो नहीं कर सकता उस सेवा भावना को? नो सर। तो क्या वो प्रोडक्शन होगा? नो सर। हमारी मम्मा खाना बनाती है घर में, क्या वो प्रोडक्शन है? नो सर। वो तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। मान लीजिए मैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए काम करता हूँ, क्या वो प्रोडक्शन है? नो सर। बताइए। तो वही चीज है, प्रोडक्शन क्या होता है? जब आप किसी रिसोर्स को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो और वो किसी की वांट सेटिस्फाई पावर रखता हो, तो वही क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के लिए हमने फैक्टर्स देखे थे, रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं बताइए। क्या किस चीज के लिए प्रोडक्शन? मैं कहाँ प्रोडक्शन कर सकता हूँ? मैं बिना जमीन पे खड़े होके, बिना वाटर में खड़े होके, बिना एयर में खड़े होके कहीं प्रोडक्शन कर सकता हूँ? सारी चीज ही आपके पास कहीं ना कहीं फैक्टर तो चाहिए, कोई बनाने वाला भी चाहिए, कोई पैसा भी चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योर भी होगा। तो 4 फैक्टर्स चलते थे, कौन कौन से बताइए जल्दी जल्दी, कौन कौन से 4 फैक्टर्स होते थे? मुस्कान बंसल बताओ फटाफट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड कैसा फैक्टर था? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर, जो हमें कुदरत ने दिया है। फॉर एग्जाम्पल एयर भी है, वो भी लैंड का पार्ट है, वाटर भी है, वो भी लैंड का पार्ट है, मिनरल्स भी है, वो भी लैंड का पार्ट है, और हम लोग भी किसका पार्ट है बताइए? लैंड। बट लेबर क्या होती है? जो मैं काम कर रहा हूं। लेबरर और लेबर में फर्क बताया था साक्षी? यस सर। बताओ फटाफट सबको, लेबरर कौन है? सर जो काम कर रहा है वो लेबरर है। वो किस में आता है? लैंड में ही आता है। बट जो काम करके देते हैं वो क्या कहलाती है? लेबर। लेबर कहलाती है। अब मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मैन मेड नहीं है? लैंड। लैंड। लैंड एक ऐसा फैक्टर है बच्चों जो हम नहीं बना सकते, कुदरत का दिया हुआ फैक्टर है। हम लोगों को हमने बनाया नहीं, ऑब्वियस है। और ये सृष्टि गवर्नमेंट ने नहीं चलाई है, किसी ने नहीं चलाई है, तो ऊपर से चली आ रही है कई सालों से, पता नहीं कब से चली होगी, हमें भी नहीं पता। तो बट लेबर क्या होती है? जो हम काम करते हैं। लेबरर कौन होता है? जो काम कर रहा है। बट लेबर है जो काम करते हैं। कैपिटल जो है ऑब्वियस है, जो हमारे पास पैसा है, वो भी हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ पैसा है। बताइए कहीं से मिला है पैसा? वो आज से 500 साल पहले नोट थे, क्या पता क्या था क्या नहीं था, 1000 साल पहले क्या था, हमें भी नहीं पता। ये सब मैन मेड है। इंटरप्रेन्योर, ये भी अब ऑब्वियस है, हम किसी को इंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, किसी को रिवॉर्ड देने के लिए कुछ दे रहे हैं, तो वो नेचुरल सी बात है, आपके पास सब मैन मेड है। तो मैंने आपको बताया था लैंड अलग फैक्टर है, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर सारा हमारा मैन मेड होगा। तो बताइए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने कुछ लिखवाया भी था, बताइए क्या बताया था मैंने? जल्दी बताइए, अभी बता चुका हूँ वही बात, दोबारा बोलिए। सर हमें कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सारे फैक्टर से, मतलब ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। इस अगर ये फैक्टर से नहीं होंगे तो फिर हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कोई यस, भी चीज। पॉइंट टू बी नोटेड, इनके बिना हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते। तो कितने फैक्टर्स चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चारों फैक्टर्स के बिना हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं। और लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर, और जबकि बाकी सब फैक्टर्स क्या हैं? मैन मेड, क्रिएटेड। मैन मेड। कुछ
याद हो गया। तो लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आप देख ही रहे हैं, आपके पास लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर एबिलिटी टू ऑल द फैक्टर्स आर रिसोर्सेज व्हिच इज मेक पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इवन ए स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और विद लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ऑब्वियस है आपको ये बात याद रखना है, जो ह्यूमन एफर्ट से क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स ह्यूमन एफर्ट से क्रिएट होंगे, कौन कौन से? लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और जो विदाउट ह्यूमन एफर्ट है वो लैंड है, वो क्या है? लैंड है। और पूछ लिया जाए क्वेश्चन में आके व्हाट इज ऑड मैन आउट, कि मतलब जो इनमें नहीं आता चारों में कौन सा ऑड मैन आउट है? बताइए। ऑड मैन, लैंड इज ऑड मैन आउट, क्योंकि लैंड अलग फैक्टर है और लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये मैन मेड क्रिएटेड है, ये ह्यूमन एफर्ट से क्रिएटेड है। और कोई भी चीज प्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। अपने आप कभी भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस है पैसिव फैक्टर कौन सा हुआ? लैंड, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक्टिव फैक्टर ये तीनों है, ये तीनों मिलकर काम करते हैं तभी ऑब्वियस है प्रोडक्शन होता है, उससे बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जानवी, हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मयंक बंसल, हम कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्या तू सोच, तू कोई ऐसी चीज बता जिसका प्रोडक्शन बिना लैंड के हो जाए, बिना एयर वाटर के हो, क्योंकि एयर भी लैंड में आती है, वाटर भी लैंड में आता है। बता कोई ऐसी चीज है जिसका प्रोडक्शन विदाउट एयर, वाटर और लैंड के हो जाए? बता भी मयंक बंसल। नहीं हो सकता। तो लैंड इज नेसेसरी फॉर ऑल द, लैंड एक पैसिव फैक्टर है और लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एक्टिव फैक्टर है। तो उस दिन लिखवाया था लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ लेबर, आपके पास नेचर। और ये भी बताया था उस दिन लेक्चर में कि लैंड की सप्लाई क्या होती है, बताइए। सर अगर माइक्रो लेवल पे देखें तो थोड़ी बहुत चेंज हो चेंज कर सकते हो। अब मान माइक्रो लीजिए लेवल पे तो वासु है, वासु के पास एक प्लॉट है, वासु दूसरा प्लॉट खरीद सकता है, यस सर, चौथा भी खरीद सकता है, तीसरा भी खरीद सकता है। बट अगर मैं बात यस करूं, सर, इंडिया अपना नक्शा बदल सकता है क्या? पाकिस्तान नो को सर, खरीद सकता है? चाहे श्रीलंका को खरीद सकता है क्या? बर्मा को खरीद सकता है? नहीं खरीद सकते। तो मैक्रो लेवल पे बिल्कुल इनइलास्टिक है और हमारे लेवल पे थोड़ा बहुत परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक बन जाती है। तो याद रखना लैंड की सप्लाई भी क्या रहती है, बताइए? फिक्स रहती है। और लैंड के बारे में मैंने एक और चीज भी कही थी, इज ऑन द सरफेस, इज अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस, सारा क्या है? लैंड है, लैंड है। इज ऑन द सरफेस, हम खड़े हैं किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, तो हम क्या हैं? लैंड के पार्ट है। इज अबव द सरफेस, कुछ आसमान में उड़ रहा है, वो भी लैंड का पार्ट है। इज बिलो द सरफेस, आपको पता होगा, हाँ जी, बिलो द सरफेस। बताइए संजना, मिट्टी के नीचे क्या होगा अर्थ में? बताइए। पानी। पानी, यस। इज ऑब्वियस है, मिट्टी के नीचे 100-200 फुट के बाद क्या मिल जाता है जगमीत? पानी सर। वाटर, तो वो भी लैंड का पार्ट है। आप कभी भी देख लेना, कभी किसी ने आज तक इस बात को कभी फुलफिल नहीं किया है कि वर्ल्ड में है क्या, किसी को नहीं पता। अर्थ के बाद आप किसी और ग्रह पे जाएंगे तो भी वो है, एग्जिस्ट है। किसी ने पूरे वर्ल्ड का रूट नहीं लगाया है। क्या पता अर्थ के अलावा भी कितने प्लेनेट हैं और कहां कहां पर दुनिया बसी होगी, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। साइंस ने भी जितने रिसर्च किए होंगे, ठीक है एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लोग रहते हैं, बट और भी प्लेनेट्स पे सारों की जगह घूमने के नहीं आए होंगे, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगा अभी तक। लग जाएगा, बता देंगे। तो लैंड का क्या है? लैंड इज ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस, बिलो द सरफेस। याद रहेगा सभी को, लैंड क्या है? इज ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस। सरफेस। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी फिजिकल और मेंटल एफर्ट जो होते हैं वो सारे लेबर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। लेबर में बताइए, अब बताइए, मैंने कोई काम कर दिया, काम जो है वो क्या है? बताइए, लेबर। और मैं क्या था? लेबरर। तो मेरे द्वारा जो किया गया फिजिकल या मेंटल एफर्ट होगा वही क्या कहलाएगी? बताइए, बताइए, लेबर कहलाएगी। आप लोग पढ़ के जब सीए बन जाएंगे तो आप कैसा काम करेंगे? फिजिकली करेंगे, मेंटल काम करेंगे? बताइए। मेंटल। सर। तो ऑब्वियस है वो जो काम आप कर रहे हैं तो उसकी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपकी लेबर काउंट होगी या नहीं होगी? तो वो भी प्रोडक्शन का पार्ट है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, ऑब्वियस है मेहनत कर रहा हूँ, तो वो क्या प्रोडक्शन का पार्ट है या नहीं है? बताइए। यस सर है। तो वो किसका पार्ट है? प्रोडक्शन का पार्ट है। तो अब बताइए, और एनीथिंग डूइंग आउट ऑफ एनी लव एंड अफेक्शन, तो वेरी ऑब्वियस है वो आपका लेबर का पार्ट नहीं है। मैं अपनी Yes, sir. इच्छा से कुछ भी करता हूं किसी के लिए, मैं ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया मैं गुरुद्वारे में जा रहा हूं, मंदिर में जा रहा हूं, कहीं पर जाके सेवा भावना से कुछ भी कर रहा हूं। आप कहीं पर भी जाके सेवा भावना से कुछ कर रहे हैं, किसी जगह आप फ्री लेक्चर भी देते हैं, होता है, सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, मंदिर में दे देते हैं दान, तो होता है कि नहीं होता लाइफ में बच्चों? तो वो क्या होता है? किसका पार्ट होता है? वो आपके पास लेबर का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद हाँ जी बलराम, कुछ क्लियर हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताइए। Yes, sir. हाँ जी, बाकी बताइए। जानवी, अब बताइए लेबर क्या है? बताइए, पेरिशेबल है या नहीं है? Yes, sir.
अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। एक वैसे बहुत बड़ी कहावत सबने सुनी है, आज जो बीत गया वो कल वापस नहीं आ सकता। आ सकता है हिमांशु? नो सर। नहीं आ सकता। अब मुझे इस बात का आंसर देना, जो आज बीत गया, मैंने जो टाइम वेस्ट कर दिया, क्या ये वापस आएगी? जो मैंने लेबर आज वेस्ट कर दिया अपना काम ना करके, क्या वापस आएगी? बताइए। No, नहीं आ सकती। तो हाईली पेरिशेबल है। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है लेबर वेस्ट होती रहती है, इसलिए लेबर के लिए जितना आप एफर्ट करते रहेंगे वो आपकी सेव होती जाएगी। क्या सेव कर सकते हो एक डिब्बे में डाल के लेबर को? बताओ। आपने जो मेहनत है आप अपनी सेव कर सकते हो कि आज मैंने काम नहीं किया, इस मेहनत को सेव कर लेता हूँ, कल डबल काम करके दिखा दूंगा। ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नो सर। के लिए एफर्ट एक्स्ट्रा लगा सकता No, हूँ पर उसको किसी के डिब्बे में डाल के सेव नहीं कर सकता। तो ये पेरिशेबल है, लॉस्ट हो जाती है साथ के साथ। इसलिए हमें आज का काम आज ही करना पड़ता है, क्योंकि वो दिन हमारे लाइफ में वापस नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, मेरी लाइफ में जितनी मैंने लेबर करनी है और डिसाइडेड होगी, जितना टाइम मेरे को काम करना है उतना डिसाइडेड होगा, मेरी लाइफ भी डिसाइडेड होगी गॉड के द्वारा। बताओ भाई, डिसाइडेड है। मैंने कितने साल जीना है वो तो डिसाइडेड हो चुका होगा। जब मैं आया हूँ दुनिया पे तो नेचुरल सी बात है, जाने का टाइम भी डिसाइडेड होगा सबका। बताइए। तो ऑब्वियस है, जो मेरे को आवर्स मिले हैं उसी आवर्स को स्पेंड करना है ना। क्या आज मैं 24 आवर्स वेस्ट कर दूंगा, क्या वो कल काम आएंगे मेरे? नहीं आ सकते। नो सर। तो ये हमेशा याद रखना, लेबर इज वेरी हाईली पेरिशेबल। तो लेबर लॉस्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। तो लेबर कभी रिकवर्ड नहीं हो सकती। हाँ जी, लेबर हैज ए पुअर बार्गेनिंग पावर। मैंने समझाया भी था सबको, लेबर कैसी पावर होती है? पुअर। अब जैसे कोविड टाइम में मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई होंगी कि नहीं गई होंगी बच्चों? हाँ जी बताइए, गई है? yes. तो उस केस में लोगों ने पुअर बार्गेनिंग पावर पे काम किया होगा। किसी की सैलरी 1 लाख होगी, 50,000 में काम कर रहा होगा। किसी की सैलरी 2 लाख होगी, हो सकता है 1 लाख में काम कर रहा हो। 20,000 वाला शायद घर ही बैठा हो बेचारा। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो हमेशा होता है लेबर हम एक पुअर बार्गेनिंग पावर के साथ काम करती है। उसके बाद लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। बताइए, लेबरर से सेपरेबल है, इनसेपरेबल है या नहीं है? संजना, मैंने अब बताया, बताओ संजना, बताइए संजना, आंसर कीजिए संजना। संजना कहाँ पे हैं? वॉल्यूम नहीं आया मेरे पास आपका। हाँ जी स्नेहा, लेबर सेपरेबल है ना लेबरर से? कैसे है बताओ? नहीं है सर। क्यों नहीं है? लेबरर अलग है, लेबर जो हम काम करते हैं वो लेबर है। बताओ। तो इनसेपरेबल होगी ना? हाँ जी इनसेपरेबल होगी ना। पीयूष, इनसेपरेबल होगी ना लेबर और लेबरर अलग अलग होगे कि नहीं होगे? अब बताइए। आगे अंकित, लेबर की पावर डिफरेंस होती है लेबर टू लेबर। तू काम कर रहा है अंकित, तेरी पावर अलग होगी, मेरी अलग होगी, हिमांशु की अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी या नहीं होगी? बता। हाँ जी रिप्लाई करो अंकित। ये क्रॉस चेकिंग हो रही है जो कहाँ कहाँ गायब है, जिनकी वॉल्यूम नहीं आ रही मेरे पास। सर अलग होगी सर। अलग होगी। तो इस केस में संजना का मैसेज आया, सर माइक प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो इस केस में सबकी पावर्स अलग अलग होती है। जगमीत, कोई पर्सन 2 घंटे में काम कर सकता है, कोई 4 घंटे में काम करेगा, वही हाँ जी सर। फर्क पड़ता है उस चीज का। हाँ जी, ऑल लेबरर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, ऐसा भी होता है। ऑल लेबर्स आर नॉट प्रोडक्टिव, सारी लेबर प्रोडक्टिव होती है? कई बार हम ऐसा कोई काम करते हैं जो हम ठीक कर रहे होते हैं अपने बाद फिर दोबारा करना पड़ जाता है, होता है कि नहीं होता? बताओ। यस सर। बताओ भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चेयर बनाने लग जाऊं, मुझे चेयर बनानी नहीं आती, लेबर वेस्ट ही जाएगी और क्या होगा? बनेगी चेयर? Yes. कुछ नहीं बनने वाला। लकड़ी काट के बैठ जाऊंगा, कुछ बनने वाला नहीं है मुझसे, क्योंकि मुझे चेयर बनानी थोड़ी आती है। हाँ जी क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर? लैंड लेबर दोनों क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने क्या बात की थी आस्था आपके साथ? कैपिटल की। कैसी होती है कैपिटल? जो मैन मेड कलेक्टिव सोर्सेज से पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। कैपिटल। कैपिटल। कैसी होती है वासु कैपिटल? किस किस टाइप की कैपिटल होती है? तू पैसा जो लगा रहा है वही क्या तेरी कैपिटल है? पैसे के अलावा और क्या लगा सकता है तू? मशीनरी? यस सर। और क्या लगा सकता है इसके अलावा कैपिटल के तौर पे? रॉ मटेरियल्स? यस सर। और क्या लगा सकता है? टूल्स? ये सब किसका पार्ट है? सर कोई एसेट भी लगा सकता हूँ। एसेट भी लगा सकता है। वो सब किसका पार्ट है? कैपिटल का यस सर। पार्ट है या गुडविल नहीं है? भी सर। अब बता, कैपिटल को इकट्ठा करने के 4 सोर्सेज थे, क्या क्या थे? कैपिटल कैसे इकट्ठी होती है बताइए? मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, कहाँ रखूंगा? बताइए कहाँ रखूंगा? बैंक में। उस बैंक में जो पैसा रखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट स्टेप। कैपिटल का फर्स्ट स्टेप बताया था, बताइए फटाफट जल्दी बोलिए, मुझे आंसर चाहिए, मतलब दबी आवाज में आंसर नहीं चाहिए, साथ साथ रिप्लाई करो। मुस्कान मंसल, फर्स्ट स्टेप क्या था कैपिटल का?
सेविंग, Yes, sir. सेकंड जोर से बोलो ना, बोलिए, मेरी आवाज आ रही है, आपकी क्यों नहीं आ रही? Mobilization of saving. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जब पैसे को इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? Mobilization of थर्ड, उसके बाद investment. इन्वेस्टमेंट, और फिर क्या होता है, उससे क्या बनता है? कैपिटल Formation. फॉर्मेशन। तो ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल मैंने पैसा जोड़ा, बैंक में जमा कर दिया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहा जाएगा उसे। बट बैंक ने किसी को लोन दे दिया, तो ऑब्वियस है वो जब लोन दे दिया तो किसी ने उस पैसे को यूज तो किया होगा, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगी। अगर मैं उस पैसे को, ऑब्वियस है, या मैंने पैसा बैंक में डाल दिया और बैंक ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उसके बाद मैंने ही यूज कर लिया उस पैसे को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कैपिटल फॉर्मेशन है। बट मैं लोन लेके भी काम कर सकता हूँ। तो आजकल पूरी वर्ल्ड में पैसा कैसे घूम रहा है? ऐसे ही घूम रहा है। कुछ लोग सेव करते हैं, कुछ लोग उसको यूज करते हैं लोन लेके, कुछ लोग अपने पैसे को यूज करके बिजनेस चलाते हैं। तो दोनों से कैपिटल है या नहीं है, बताइए? यस सर है। तो दोनों कैपिटल है। तो ध्यान रखना है सभी ने कि दोनों पार्ट कैपिटल के हो सकते हैं। आप अपना पैसा लगा के भी ऐसे कर सकते हो और दूसरों से लेकर भी पैसा लगा सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मयंक बंसल फॉर एग्जांपल, मैंने लोन लेके बिजनेस कर रखा है, वो कैपिटल है या नहीं है? है। और अगर मयंक बंसल मेरी खुद की कैपिटल है, मैंने खुद का पैसा लगा रखा है, वो भी कैपिटल है या नहीं है? है। तो मयंक बंसल एक बात का आंसर दे मुझे कि कैपिटल में कौन कौन सी कैपिटल हम बिजनेस में यूज करते हैं? जो फिक्स रहती है उसे क्या बोलते हैं, बताओ? फिक्स्ड कैपिटल। और जो बार बार रोटेट होती रहती है, कभी बढ़ती है कभी कम होती है, उसे क्या बोलते हैं? सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मयंक, मेरी अगर मान लो गुडविल है तो वो मेरी कैपिटल है या नहीं है, बता? वो भी इंटेंजिबल गुडविल है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री को काम करती है तो रिलायंस का नाम साथ में जाता है या नहीं जाता? बहुत बड़ा नाम जाता है। हाँ जी, आपके मयंक बंसल घर के बाहर एक शोरूम खुला है, देखा है? अभी 3-4 दिन, हफ्ता पहले देखा है? क्या नाम है उस शोरूम का? डिजिटल। नहीं, उससे अलावा भी खुला है। डिजिटल खुले हो तो 6 महीने हो गए, एक और खुला है। और बता कौन सा खुला है? तनिष्क खुला है कि नहीं खुला है? देखियो, तनिष्क का शोरूम खुला है ज्वेलरीज का। तनिष्क किसका ब्रांड है बच्चों? किसका ब्रांड है, बताओ भाई, किसका ब्रांड है? टाटा का। अपने आप ऑटोमेटिकली नाम गया ना, तनिष्क नाम का ब्रांड आ गया कुरुक्षेत्र में। तो अब ज्वेलरी में तनिष्क का फायदा होगा या नहीं होगा, बताइए? होगा, क्योंकि टाटा की गुडविल साथ में जुड़ी है। होता है कि नहीं होता बच्चों? हाँ जी हिमांशु, तो ये चीज है कैपिटल क्या नहीं है? कैपिटल सबका फॉर्म है। कैपिटल सब चीज का फॉर्म है। कैपिटल में पैसा लगा है वो भी फॉर्म है, आपकी गुडविल लगी है वो भी कैपिटल का फॉर्म है, आपने कोई रॉ मटेरियल लगा रखा है वो भी आपकी कैपिटल का फॉर्म है, आपके पास कोई टेनेंसी राइट पड़ा है, लीगल राइट्स पड़े हैं, वो भी कैपिटल का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लाइसेंस पड़ा है बार का, और वो लाइसेंस के बल पे मैं 100 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो बार का लाइसेंस मुझे फायदा नहीं कमा के देगा? मुझे बताना, मुझे आंसर दो। अब 100 साल पहले बार का लाइसेंस मिल जाता था 200 रुपए 500 रुपए महीने पे, आज क्या मिलेगा वो 500 रुपए महीने पे, बताओ? नहीं, कई लाख रुपए फीस होगी, बट आज भी अगर वो मेरे पास पड़ा तो वही काम आएगा। तो यही तो मेरा बिजनेस है। कैपिटल हर चीज में काम आता है, हर चीज में। होटल्स के लाइसेंस है, 5 स्टार होटल का लाइसेंस ही लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि लाइसेंस का रोल होता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर लाइसेंस का रोल भी होता है। तो कैपिटल सब चीजों का पार्ट है। कैपिटल में रियल कैपिटल भी आ गई, फिक्स्ड भी आ गई, इंटेंजिबल टेंजिबल सारी कैपिटल्स आ गई। और कैपिटल के 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कैपिटल को जब हम पैसे जोड़ते हैं तो वो सेविंग कहलाती है, लगाते हैं तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहलाती है, उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट, और फिर अगर कोई पर्सन उससे काम कर रहा है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन है। मान लीजिए मैंने शॉप खोली तो वो फॉर्मेशन होगी, कैपिटल फॉर्मेशन है। ऑब्वियस वो रिसोर्स बन गई, उससे पैसा कमाएंगे लोग और उससे पैसा आगे बैंक को ब्याज के तौर पे देंगे, या जो भी मेरा खुद का कैपिटल लगा है तो मैं उससे रिवॉर्ड कमाऊंगा। ऐसे ही होता है ना। वासु, तुम्हारे पापा ने शॉप पे पैसा लगा रखा है तो उस पैसे का ही रिटर्न आता है ना, और वो साथ में Yes, काम sir. भी करते हैं। तो वो सब जगह यही होता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा सेंटर खड़ा है, तो वो मेरे पैसा लगा रखा है या नहीं लगा रखा है? तो सब जगह यही होता है। तो बताइए, यही तो कैपिटल का फॉर्मेशन है। इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बताइए क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या इसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पैसा लगेगा तो ही तो रिटर्न आएगी। तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन के लिए तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा हो गया, बताइए कौन सा हो गया? कैपिटल फॉर्मेशन। अगला, हाँ जी स्नेहा, नेक्स्ट स्टेप कौन सा था? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में बताइए एक इनिशिएटिंग कैपिटल, बताइए फटाफट, कौन सा फर्स्ट इनिशिएटिंग रिसोर्स क्या है एंटरप्रेन्योर का, बताओ? फर्स्ट फंक्शन है। बिजनेस को सोचना ही एंटरप्रेन्योर का काम है। वासु, मैं मान लीजिए काम करना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए इनिशिएट करना बिजनेस को ही, तो क्या किसका काम है? जो इनिशिएट करेगा वही तो बिजनेसमैन है। बता, क्या पैसा अपने आप बढ़ जाता है? किसी घर में तिजोरी में पड़ा अपने आप रिटर्न दे रहा है?
इनिशिएट करना पड़ता है हमें, उसको मार्केट में लगाना पड़ता है बच्चों। तो जब वो मार्केट में लगाते हैं तो उसकी जो रिटर्न आती है वो जो वही किसका पार्ट बनती है, बताइए किसका पार्ट बनती है? एंटरप्रेन्योर का पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनती है? एंटरप्रेन्योर का। और इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर में इनोवेशंस होती है कि नहीं होती है? मेरा कोई आइडिया Yes, काम sir. करेगा कि नहीं काम करेगा? यस, एंटरप्रेन्योर का आइडिया बहुत बड़ा रोल होता है। आपका एक आइडिया, OLX एक नाम की वेबसाइट है, क्या है OLX बताओ? पुराने चीजें बेचने की एक प्लेटफॉर्म, यही है OLX। किसी का आइडिया था, उसने दिया, लोगों ने यूज किया, उसने अरबपति बना वो। हाँ जी, ओला ऑब्वियस सबने सुना होगा, ओला कैब्स, उबर, बताइए सब लोग यूज कर रहे हैं। जिस ऐप पे हम पढ़ रहे हैं, बताइए ये भी तो ऐप किसी का इनिशिएटिव होगा कि नहीं होगा? किसी का इनोवेशन Yes, होगा। sir. ये ऐसे हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम लोगों को कॉलिंग के साथ अटैच कर सकते हैं, माइक भी अटैच होगा, वीडियो भी अटैच होगी, नोट्स भी अटैच होंगे। ये सब इनिशिएट है। आप लोग हम पढ़ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर में कहीं ना कहीं रोल रहता है, कोई इनिशिएट करता है, कोई उसमें इनोवेशन करता है। मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को इनोवेशन करनी होगी, कुछ नहीं, मैं इनोवेशन करूंगा तो ही तो उसका रिटर्न मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योर ही इनोवेशन करता है, कोई और इनोवेशन क्या कभी खाली पड़ी हुई भूमि अपने आप इनोवेशन करती है? नहीं करती है। कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है, क्योंकि उसका रिस्क भी उसी का होता है। हाँ जी बताइए, अब बताइए एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा रोल क्या था? अंकित ने अभी टोका, मुझे बड़ा मजा आया, मेरे को याद आ गया। कौन सी बात को मैंने पिछली बार हाईलाइट किया था? हु इज टेकिंग अ रिस्क, जो रिस्क ले रहा है। अब बता, एंटरप्रेन्योर वही होगा ना जो रिस्क ले रहा है, क्योंकि इनोवेशन कर रहा है तो रिस्क भी ले रहा है। क्या पता कई बार प्रॉफिट आए अंकित, क्या पता कई बार प्रॉफिट नहीं आए, हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अब मान लीजिए मैंने मैनेजर्स रख दिए मेरे शोरूम चलाने के लिए, काम मैनेज वही कर रहे हैं, बट ऑब्वियस रिस्क किसका है? वो तो मेरा कभी, तो ये क्या, इट इज, ये कैसा फैक्टर है? इट इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर। एंटरप्रेन्योर को आप हायर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जिसका बिजनेस है वही रिस्क सहेगा, लॉस होगा तो भी उसका, अगर प्रॉफिट होगा तो भी उसका। तो इट इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर। ये कैसा फैक्टर है? जो ऑब्वियस है रिस्क लेता है, और जो ही बिजनेस को चलाता है, जो इनिशिएट करता है, जो इनोवेशन का काम करता है, हम उसी को क्या बोलते हैं? इनोवेशन के साथ पे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाइए, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को बनाने की। हाँ जी बताइए, चारों फैक्टर समझ में आए सभी को? हाँ जी बलराम जी समझ में आए चारों फैक्टर्स? किस किस की बात कर रहा हूं मैं? जानवी समझ में आए? Yes, sir. क्या है चार फैक्टर्स जानवी? लैंड, लेबर, कैपिटल और Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और लेबर जो है कैपिटल है, और जो एंटरप्रेन्योर है ये ऑल ह्यूमन एफर्ट से क्रिएट किए जाते हैं। कैसे क्रिएट किए जाते हैं? ह्यूमन एफर्ट से। और वी आर लेबरर, नॉट वी आर लेबर। लेबर इज ए सोर्स। लेबर जो है, हमने जो काम किया वो लेबर है। लेबरर क्या होगा? इज ए सेपरेट फ्रॉम लेबरर, लेबर से। हाँ जी क्लियर है? याद रहेगा सभी को? याद रहेगा छोटे क्वेश्चंस में? अब बताइए प्रोडक्शन फंक्शन, बताइए प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी आ जाओ फटाफट जल्दी, कौन बताएगा मुझे प्रोडक्शन फंक्शन? जल्दी बताओ क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्सेज को कैसे फंक्शन बनेगा? बताइए। मैंने क्या बताया था? प्रोडक्शन में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आउटपुट के बारे में। आउटपुट के बारे में, बट कौन सी? क्वांटिटी के बारे में। हम प्राइस के बारे में सोचते नहीं है सर। नहीं है। यहाँ पर सिर्फ किसकी बात होती है? क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटीज की। आउटपुट। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट किससे प्रोड्यूस होगी? बताइए किससे प्रोड्यूस होगी? फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट से। इनपुट में क्या लगेगा? लैंड लगेगी, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा, एंटरप्रेन्योर लगेगा। इन चारों फैक्टर्स में से जब जो चीज बन के निकल के आएगी वो आपके पास क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। प्राइस का कोई लेना देना नहीं होगा। प्राइस का कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऑब्वियस है इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? आउटपुट इंडिपेंडेंट है। कौन सा फैक्टर इंडिपेंडेंट है? बताइए कौन सा फैक्टर इंडिपेंडेंट है? इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है, क्योंकि ऑब्वियस है। कैसे है मोहित इनपुट आउट इंडिपेंडेंट? बता बता बता, कोई बात नहीं, बाकी बताइए कैसे है इनपुट इंडिपेंडेंट? बताओ भी हिमांशु। सर इनपुट ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट तो तभी होगा ना अगर इनपुट उसका डाला जाए। मतलब आउटपुट तो तभी आएगा जब इनपुट लगेगी, जब तक इनपुट नहीं लगेगी तब तक आउटपुट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? इनपुट हुआ। इनपुट की मर्जी है ज्यादा लगाना, इनपुट की मर्जी है कम लगाना। बन के आना तो डिपेंडेंट है, वो तो जो करोगे ऑब्वियस है वही निकल के आएगा। ऑब्वियस है, क्लियर है ना? हाँ जी बताइए, बोलिए सब लोग बोलिए।
yes or no? सर क्लियर है सर। Quantity of output is dependent on factors of input. Factors of quantity of input कौन कौन से होंगे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब Entrepreneur। प्रोडक्शन 2 रन में चलता है, आपने सब लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रोडक्शन 2 रन में चलता है। बताइए कौन कौन से रन? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। Long शॉर्ट run। रन क्या होता है? जिसे काफी शॉर्ट कहा बहुत जाता है, short टू होता है। शॉर्ट। और लॉन्ग रन क्या होता है? जो लंबे समय के लिए काम किया जाता है। मैंने उस दिन एग्जांपल भी दिया था। हाँ जी वासु, आपके पापा की शॉप लॉन्ग रन है या शॉर्ट रन है बच्चा? सर शॉर्ट रन है सर। शॉर्ट रन है। हमारे पास जो हम छोटे लेवल पे बिजनेस करते हैं वो कैसा होता है? सारा शॉर्ट रन। शॉर्ट रन। हम लोग लैंड को बढ़ा नहीं सकते, हम लोग सारी चीजों को वेरिएबल नहीं कर सकते। बट मारुति कंपनी किस में काम करती है बच्चों? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है। शॉर्ट रन का मतलब सिर्फ शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं बच्चों, शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड नहीं है। शॉर्ट रन का मतलब है जिनके पास रिसोर्सेज कुछ वेरिएबल है और कुछ क्या है? बताइए क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड है। अब मुझे बताइए मेरे पास क्या वेरिएबल है? मैं पढ़ा अच्छा सकता हूं, मैं पढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, वो मेरा कौन सा फैक्टर है? वेरिएबल है। Yes, sir. पर मेरी क्लासेस में जो स्पेस होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 क्लासरूम है, तो बताइए वो 6 क्लासरूम से ऊपर स्पेस निकाल सकता हूं मैं? बताइए। No, sir. नहीं, Fixed तो वो factor मेरा है। फिक्स फैक्टर हो गया। क्या मैं ऑल ओवर द इंडिया अपनी क्लासेस एकदम से फैला दूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो मेरा फिक्स फैक्टर है, मेरे पास कैपिटल फिक्स्ड होगी। बट अगर मैं वही बात करूं, मैं अगर वही बात करता हूं मारुति कंपनी की, तो क्या वो पूरे इंडिया में गाड़ी बेच सकती है? यस। अगर उसको इंडिया Yes, की sir। जगह कोई और कंट्री में जाके गाड़ी बेचना है, वो बेच सकती है, क्योंकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। किससे पैसा उठाते हैं वो बच्चों? वो शेयर मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो बाहर की कैपिटल सोर्सेज से पैसा उठाते हैं। उनके पास मार्केट में बहुत पैसा है, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होती, वो जैसे मर्जी उठाए और जैसे मर्जी चला ले। क्योंकि रीजन इज दिस, वो लॉन्ग रन में काम करते हैं, हम लोग शॉर्ट रन में काम करते हैं। तो अब समझ में आया, शॉर्ट रन का मतलब सिर्फ टाइम पीरियड नहीं है जानवी। शॉर्ट रन का मतलब ये भी है जिनके पास कुछ रिसोर्सेज फिक्स्ड है और कुछ रिसोर्सेज क्या है जानवी? क्या है? वेरिएबल है। और जिनके पास सारे फैक्टर वेरिएबल है, जिनके पास कैपिटल भी अनगिनत है, जिनके पास लैंड भी अनगिनत है, जिनके पास सब चीजें अनगिनत निकाल सकते हैं वो मार्केट से उठा के, वो क्या होगा बताओ? Long run। लॉन्ग रन होगा। हाँ जी जानवी, क्लियर हुआ? हाँ जी बताइए सब लोग। अच्छा। हाँ जी बोलिए। तो क्या होता है जब शू शॉर्ट है? प्रोडक्शन कहता है रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का। प्रोडक्शन फंक्शन यही होता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप बताना ही क्या होता है आपके पास? प्रोडक्शन फंक्शन होता है। और ऑब्वियस है आपको कैसे प्रोड्यूस करना है? विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। आपको उसकी कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने और क्या लिखवाया था बताओ भी? फिजिकल रिलेशनशिप है इनपुट ऑफ रिसोर्सेज और आउटपुट ऑफ रिसोर्सेज का। बताइए किसने दिया था? रिचर्ड। हाँ जी बताइए किसने दिया था? एच लेफ्ट विच ने दिया था, डेफिनेशन लिखवाई थी, याद आ गया सबको? Yes, sir. बताइए। उसके बाद शॉर्ट रन पीरियड कहता जो टू शॉर्ट है, इसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होंगे और बाकी फैक्टर्स क्या होंगे? वेरिएबल। कौन कौन से फैक्टर्स फिक्स्ड बताए थे बताओ? सर लैंड फिक्स्ड है सर। लैंड फिक्स्ड है और क्या फिक्स्ड है? तो कैपिटल भी फिक्स्ड है कैपिटल सर। भी फिक्स्ड है, और ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं एंटरप्रेन्योर बता। भी सब एंटरप्रेन्योर फिक्स भी है। फिक्स्ड है। अब मैं मेरी क्लासेस में मैं किसी एंटरप्रेन्योर को एकदम एंटर करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। कैसे करा लूंगा? पॉसिबल नहीं है। और बाकी अगर मेरे को मारुति कंपनी की बात करूं, उनको एंटरप्रेन्योर मिल जाते हैं ना वेरिएबल, वो तो नए नए हायर्ड फैक्टर रख लेते हैं, बड़े बड़े कंपनीज वाले रख लेते हैं। तो उनके लिए कोई दिक्कत है बच्चों? उनके लिए कोई दिक्कत बताइए? नहीं है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जैसे मर्जी मूवमेंट कर सकते हैं। तो बताइए शॉर्ट रन में हम कौन सा पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? मैंने उस दिन बताया था लॉ ऑफ, बताइए, लॉ ऑफ Variable वेरिएबल proportion. प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में कैसे काम करते हैं? लॉ ऑफ, बताइए, रिटर्न्स रिटर्न्स टू टू ए स्केल। स्केल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस पे काम करता है? शॉर्ट रन में। क्या होता है लॉन्ग Returns to factor। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? रिटर्न्स टू ए फैक्टर। अब बात करते हैं आपके साथ, चलिए। और लॉन्ग रन में क्या होता है? रिटर्न्स टू ए स्केल। और उसको क्या कहा जाता है? प्लानिंग हॉरिजन। बताया था एक बार हिमांशु, लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करियो फटाफट। प्लानिंग हॉरिजन क्या होता है? क्या सर प्लानिंग ओरिजिन? बताया सर था। लॉन्ग रन के अंदर सर हम पहले प्लान करते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते हम। शॉर्ट रन के अंदर तो हमारे पास इंस्टेंट सिचुएशन होती है कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको तभी टैकल करना पड़ता है। लॉन्ग रन के लिए हमें कोई भी मतलब एग्जांपल पहले दिया था, से कुछ एग्जांपल मारुति का एग्जांपल दिया था, समझा उस एग्जांपल को? एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं याद आ रहा, लेकिन किसको याद है? सर वेस्ट बंगाल में अपने ममता बनर्जी ने मना करता कि वहाँ पे कंपनी ने मतलब वहाँ पे टाटा की स्टार्टअप कंपनी नहीं लग सकती। कहाँ चली गई थी? कहाँ गुजरात में कहते शायद आप सर। एकदम शिफ्ट हो गई थी गुजरात में। और क्या दिया था एग्जांपल? मारुति का भी एग्जांपल दिया था, बहुत सारी सर गाड़ियां मारुति के अलग अलग मॉडल्स बताए थे जो हाँ जी। तो हुए वो थे। कैसे करते रहते हैं? वो लॉन्ग रन में काम करते हैं। कोई मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका हाँ जी प्रोडक्शन सर, कर याद देते आ हैं। गया सर। तो जिसका प्रोडक्शन नहीं ऑब्वियस पॉसिबल हो पाता, उसका ज्यादा रंग में प्रोडक्शन नहीं करते। मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं बताता हूँ। मारुति कैसे काम करते होगे बताओ भाई?
कैसे काम करती होगी? सर पहले मारुति निकाली थी उन्होंने, मारुति 800, वो Yes. उससे काफी प्रॉफिट कमाया, फिर उसके उन्होंने ऑल्टो निकाल दी, चली ठीक है, नहीं चली मतलब वो भी काफी चल गई थी। तो ऐसा रहता है सर, कोई भी मतलब वो स्विफ्ट निकालते हैं, चलती है, कोई किसी से पूरा कर लेते हैं। जैसे विटारा ब्रेजा उन्होंने काफी पैसे पूरे करे थे, तो उन्होंने भी सिलेरियो निकाली थी, उतना पैसा नहीं कवर कर पाई, लेकिन विटारा ब्रेजा ने काफी पैसे तो कवर उसका करा दिए। प्रोडक्शन क्या बढ़ाया होगा उन्होंने इसका सर सिलेरियो का? नहीं सर, उतना नहीं उसको बढ़ाया तो सर। 5-10 हजार क्वांटिटी बेच के रुक गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। बाकी गाड़ी जो सक्सेसफुल हो जाती है उसकी 50,000 या 1 लाख या 2 लाख 10 लाख गाड़ी बेच देते हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं हाँ जी होती सर। उसको रोक देते हैं। तो वो लॉन्ग रन में कैसे काम करते रहते हैं? ऐसे ही काम करते रहते हैं। उन्होंने क्या कर रखा होता है, एक प्लानिंग बना रखी होती है कि भैया प्लानिंग बना के देखो, मार्केट अगर रिटर्न्स ज्यादा दे रही है तो उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर लो, जो गाड़ी ज्यादा बिकती है उसको बेच लो, जो नहीं बिकती है उसको साइड में कर दो, दूसरा मॉडल लॉन्च कर दो। ऐसे ही काम करती है ना मारुति? बताओ भाई सब लोग। यस सर। इसी को बोलते हैं प्लानिंग हॉरिजन, याद रहेगा सबको। तो ऑब्वियस है जिसको, और लॉन्ग रन में आपको न्यू मशीन से इंस्टॉल करने के लिए क्या मिल जाता है बताइए? ज्यादा टाइम मिलता है। शॉर्ट रन Yes. में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लॉन्ग रन वाले तो 10-10 साल काम करते हैं। टेस्ला कब से काम कर रही होगी बताइए? टेस्ला क्या आती है बताइए? टेस्ला क्या है? बैटरी कार आती है। हाँ जी, नाम सुना होगा टेस्ला का, सबने सुना है? Yes. यस किसने नहीं सुना? सर्च करके देखना, इंडिया में भी आ गई अब, 60 लाख से शुरू है। वर्ल्ड सुना में है। बहुत कौन बड़े सी सर? टेस्ला बहुत हाँ बड़ी जी। कार बन चुकी है। हाँ जी। उसके बाद आइए अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझते हैं। बताइए कौन एग्जांपल देगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अच्छे वाला? उस दिन समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था, और अब तुमने मुझे समझाना है बहुत अच्छी तरह से। जल्दी बताओ। फॉर एग्जांपल सर एक मशीन है सर, उसके हाँ, ऊपर आराम से समझाना, जल्दी नहीं करनी, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक मशीन है, मान लिया उसमें सर सपोज 4 पार्ट के हिसाब से अगर हम 4 डिवाइड पार्ट है प्रोसेस वाइज। मतलब Yes. काम कैसे होता है? ए प्रोसेस, बी प्रोसेस, सी प्रोसेस, डी प्रोसेस। ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक मशीन है, सिंगल मशीन है। कैसी मशीन है? एक सिंगल मशीन है। 4 प्रोसेस में काम बटा हुआ है, एक ए प्रोसेस है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ऑब्वियस है। अब बता वासु, चारों प्रोसेस को कौन काम करता है? एक अकेला, तो सर कम प्रोडक्शन होगी सब एट स्टार्टिंग में सर। एक अगर अकेला सपोज पर्सन। पहले तो ये यस सर बोल, अकेला पर्सन सर। पर्सन काम कर रहा है। तो जब अकेला पर्सन काम करेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जानवी मयंक, दोबारा समझने की कोशिश करना। देखिए सब लोग दोबारा समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास मशीन है, इसमें 4 प्रोसेस है, ए बी सी डी, और अकेला बंदा ही पहले ए को कंप्लीट करता है, फिर बी पे जाता है, फिर सी को, बी को कंप्लीट करके सी पे जाता है, फिर डी पे जाता है। बताइए टाइम कितना लगेगा? बताइए सब लोग, ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर ज्यादा लगता है। 10,000 है तो। ज्यादा लगेगा। और जब वो काम को कंप्लीट करेगा और उसके बाद आपको प्रोडक्शन देगा, उससे कुछ ही यूनिट्स बन पाएंगी, ज्यादा तो नहीं बन पाएंगी। बताइए, कुछ ही यूनिट्स बन पाएंगी, ज्यादा तो नहीं बन पाएंगी। अब एक अकेले बंदे के साथ 2 बंदे आगे, 2 प्रोसेस एक ने संभाल ली, 2 प्रोसेस एक ने, क्या प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। अब बताइए कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा? पहले एक यूनिट से मान लीजिए आप 100 यूनिट बनाते थे। कितने यूनिट बनाते थे सब लोग देखना, कितने यूनिट बनाते थे? 100 यूनिट। अब दूसरा और आ गया, क्या अब दूसरे आने से भी 100 ही बनेंगी या कुछ ज्यादा बन जाएंगी दोनों के काम करने से? कुछ सोच के देखना, बलराम जी खुद सोचना, जानवी खुद सोचना, कुछ ज्यादा बनेंगी या नहीं? बताओ, आंसर दो। संजना कुछ ज्यादा बनेंगी या नहीं? मैसेज पे बताओ, बाकी बताओ भाई, कुछ ज्यादा बनेंगी या नहीं? जानवी कुछ ज्यादा sir. बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल जानवी, एक बंदा 4 प्रोसेस कर रहा है तो 100 यूनिट बनती है, ठीक है जानवी? Yes, sir. बच्चा, पर 2 बंदे अगर 2 प्रोसेस कर रहे हैं, अब दूसरे बंदे आने से क्या यूनिट फालतू नहीं बन जाएंगी थोड़ी सी? जब एक बंदा 100 बनाता है तो दूसरा बंदा आने पे 200 ही बनेंगी या थोड़ी ज्यादा बन जाएंगी, क्योंकि काम डिवाइड हो गया? ज्यादा बनेंगे। थोड़ी सी ज्यादा बनेंगे। मुस्कान बंसल, हाँ जी Yes, बताइए sir. सब लोग। तो थोड़ी ज्यादा बन गई तो कितनी बन गई? 210 बन गई। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब जैसे ही आस्था दूसरा बंदा आके उस मशीन को संभालेगा, 2 बंदों के, अब मैं एक एग्जांपल दूं, मुझे कहा जाए कि एक फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस है, एक सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, एक 4th फ्लोर पे ऑफिस है, क्या होगा बताइए? चारों फ्लोर पे मैं अकेला बंदा काम कर रहा हूं, पहले फर्स्ट फ्लोर को देखूंगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर 4th पे। बताइए मेरी हालत क्या होगी? बताइए बच्चों, खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यूनिट तो Yes, sir. हो जाएगी सर, खराब हो अब जाएगी। बताइए, अब मेरे पास 2 ऑफिस हो गए, ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाला बंदा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला बंदा नीचे ही रहता है। फर्स्ट और सेकंड संभालना है, थर्ड और फोर्थ संभालना है। थर्ड और फोर्थ वाला ऊपर है और नीचे फर्स्ट और सेकंड वाला है। अब बताइए मेरे पास टाइम कम हुआ है, आराम से बचेगा, मैं फालतू यूनिट बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा?
अब दोनों मिलकर कितने बना लेंगे? 210 बना लेंगे। पहले 100 बना पाता था एक बंदा, अब 210 बना रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी जैसे लेबर बढ़ी? Yes, बताइए। sir. अब एक लंबी शॉप होती है, आपने देखा है एक बंदा आगे काउंटर पे बैठा है, एक बंदा पीछे खड़ा है, वो अगर पीछे वाला आगे वाला पीछे जाके सामान उठा के फिर आगे आएगा तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। पीछे वाले को आवाज लगाता है, वो फेंक देता है, आगे गुड्स पकड़ा देता है। बताइए आसानी होती है या नहीं होती है? बताइए। Yes. होती है सर। बताओ भी बलराम, प्रोडक्शन जब हमारे पास शॉर्ट रन में अगर हम एक एक्स्ट्रा लेबर लगाते हैं, बट अगर एक बंदा काम कर रहा है, अब उसकी जगह 2 काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा जी। बढ़ेगा। अब 3 हो गए, अब और बढ़ेगा? यस सर। हाँ जी, सब लोग बताइए, अब और बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? उससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि काम डिवाइड होता जा रहा है ना, काम अच्छे ढंग से होता जा रहा है। 4 हो गए, बताइए और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बट अब बताइए सब लोग, हाँ जी, जब 4 हो गए वासु, उसके बाद 5वां भी आ गया ऊपर लटकता हुआ, देखो ये सर आपने लटकाया था एक। ये दिख रहा है, ये यहाँ लटक गया 5वां, दिख रहा है? इसी मशीन पे, मशीन नहीं बदल सकती, शॉर्ट रन है जानवी, शॉर्ट रन है तो मशीन बदल नहीं सकती। नहीं सकती। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको लेबर बढ़ा सकते हो, आप और कुछ बढ़ा नहीं सकते। अब यहाँ भी इसको भी लटका दिया, चारों प्रोसेस पे एक एक बंदा बैठा है, इसको भी लटका दिया। अब प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी या थोड़ी कम हो जाएगी? बताओ भी जानवी। कम होएगी। थोड़ी कम। एक और बंदा लटका दिया साइड में, ये दिख रहा है, ये साइड में लटका हुआ 80 वाला, दिख रहा है? यस अब और कम हो जाएगी। एक ऊपर भी लटका दिया, भाई तू भी देखता रहे, अगर कहीं दिखता हो काम खाली तू भी लग जाइयो। हाँ बताइए, अब और कम हो जाएगी। अब एक और आगे घुसने लग रहा है, बताइए अब क्या होगा? बताइए। जब 5-6 तक आए तो प्रोडक्शन की स्पीड थोड़ी कम होती चली गई, पर फिर भी प्रोडक्शन चल रहा था। बट और ज्यादा आने शुरू हो गए, लड़ाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। एक ही मशीन है, मशीन नहीं मैं बढ़ा सकता, तो बताइए डिक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन या नहीं हो जाएगा? बताइए। यस सर। तो कितनी स्टेजेस बनती थी? फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड डिक्रीजिंग और थर्ड Negative. नेगेटिव रिटर्न। तो याद रहेगा सभी को, फर्स्ट इंक्रीजिंग कैसे बनती थी? जब एक पर्सन काम करता था तो उसके साथ जब कोई दूसरा पर्सन आके जुड़ता था तो प्रोडक्शन बढ़ता था स्टार्टिंग में, फिर आस्था उसके बाद जब बीच में क्या आ जाता था, जब ज्यादा लोग आने शुरू हो जाते थे प्रोडक्शन की स्पीड कम हो जाती थी। और जब अब बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे, मशीन वही है, क्योंकि लॉन्ग रन में नहीं काम कर रहे हैं हम, शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन आपका क्या है, कुछ ही फैक्टर्स को आप बदल सकते हो, सारे फैक्टर्स को नहीं बदल सकते। तो लास्ट में जाके क्या होना शुरू हो जाता है? बताइए। नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो आपको चार्ट के साथ समझाया भी था बहुत अच्छी तरह से, ये देखिए ये था आपके पास रिजल्ट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो देखो, हाँ भाई मयंक, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मान लो मैं अकेला काम कर रहा हूं, मैं 100 बनाता हूं, मेरा एक और भाई आ गया वो 110 मेरे साथ बना रहा है, तो बताइए हम दोनों कितने बना रहे हैं? 210। टोटल प्रोडक्ट क्या कहलाता है? समीशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। बट जो दूसरा भाई आया वो 110 बना रहा है, तो वो जो दूसरा भाई है वो 110 बनाएगा, तो ऑब्वियस है, बता भाई वो पहले प्रोडक्शन को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? बता मयंक, दूसरे आने से प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा? बता। पहले एक किला 100 बनाता था, दूसरे ने आके 110 बना दिया, तो स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो एमपी क्या हुआ? एमपी क्या हुआ? पर यूनिट एक्स्ट्रा आने पर कितने थे? पहले 100 थे, अब 210 हो गए बच्चों। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए बच्चों? 110 एक्स्ट्रा है, तो एमपी कितना हो गया? 110 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। बट अगर मैं इनकी एवरेज की बात करूं, आस्था एवरेज कितना बनता है? दोनों किल के कितने बना रहे हैं? 210, और एवरेज कितना बनेगा? 105। तो एपी कितना होगा? 105। बताइए, ये बात समझ में आ रही है? व्हाट इज एमपी, व्हाट इज टीपी और व्हाट इज एपी? बताइए। Yes, sir. यस सर। क्या होता है एपी? एवरेज करना है। एमपी क्या होता है? इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन टू टोटल टीपी। लिखवाया था, ये दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है? एमपी इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन टू टीपी। जितना एडिशन हो रहा है टीपी में, जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसको हम एमपी कहते हैं। और एपी क्या होता है? रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टीपी। मतलब जब आप टीपी को यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है आपके पास? आपका क्या हो जाता है? एपी हो जाता है। बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है? हाँ जी बताइए, Yes, इसमें नो डाउट। और ऑब्वियस है, मैंने आपको बताया था शुरुआत में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आपके पास टीपी भी बढ़ेगा। जब ऑब्वियस है टीपी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, फिर एमपी थोड़ा धीरे से बढ़ना लग जाएगा, थोड़ा सा एमपी नीचे जाने लगेगा और एपी थोड़ा सा ऊपर से कम होना शुरू हो जाएगा। और जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी 0 होगा, और एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी क्या होना शुरू हो जाता है? नेगेटिव जाना शुरू कर देता है। याद आया सबको? ये चार्ट भी बनवाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, याद आया सभी को? ये चार्ट हमने हाथ से बनाया था अपने आप, याद होगा सबने? हाँ जी। yes, sir. तो क्या हो यस रहा है? सर। टीपी बढ़ रहा है हिमांशु, टीपी क्या हो रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। बढ़ पहले रहा है सर। तेजी सी स्पीड से बढ़ता है,
फिर थोड़ा हाँ जी नीचे सर। से बढ़ता है, फिर लास्ट में आके क्या हो जाता है, लास्ट नेगेटिव जाना शुरू हो जाता नेगेटिव जाना है। शुरू होता एमपी है। भी पहले बढ़ता है, पूरे हाईएस्ट पे पहुंच जाता है, हाँ पर जी उसके सर। बाद वो नीचे आता है, और एपी भी पहले बढ़ता है पर वो नीचे आना शुरू हो जाता है उसके बाद। यस सर। पर एमपी और एपी जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस स्टेज को हम क्या कहते हैं बताइए? फर्स्ट स्टेज। क्या कहते थे हम उसको? फर्स्ट फर्स्ट। स्टेज। और उसके बाद जब एमपी 0 और टीपी हाईएस्ट, वो कौन सी स्टेज होती थी बताइए? वो कौन सी स्टेज होती है बताइए? वो कौन सी होती है? सेकंड सेकंड सर, स्टेज। सेकंड और जब स्टेज सर। एमपी नेगेटिव जा रहा होता है वो कौन सी स्टेज होती है बताइए? नेगेटिव। थर्ड स्टेज याद सर। आया होगा सबको, ये फर्स्ट स्टेज है यस तो सर। ये Yes, sir. इंक्रीजिंग, ये सेकंड स्टेज है इसको डिक्रीजिंग। याद आ गया सभी को? Yes, sir. हाँ जी। Yes, sir. और लास्ट वाली स्टेज जब एमपी नीचे जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव रिटर्न। हाँ जी Negative स्नेहा, returns. आंसर दो बाकी बच्चों, भाई साथ साथ बोलते रहा करो भाई, साथ में ऐसे पता लगता रहता है मुझे भी। बताओ भाई बाकी Yes, बच्चे। sir. हाँ जी बोलिए भाई। ओजस, Yes, sir. हिमांशु, Yes, sir. रोहित, अंकित, पीयूष, Yes, sir. बताओ भाई फटाफट यार, ऐसे कहाँ खोए रहते हो तुम? आस्था, बाकी बच्चे भी आंसर तो करते रहा करो भाई साथ साथ। बताइए भाई, अब क्या होती है इंक्रीजिंग रिटर्न? जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है तो उसको फर्स्ट स्टेज को हम इंक्रीजिंग, जब प्रोडक्शन थोड़ी कम स्पीड पे बढ़ रहा है देखिए, तो वो क्या है आपके पास? डिक्रीजिंग। और जब Decreasing. प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाता है तो वो क्या होती है? नेगेटिव Negative. रिटर्न। वो कौन सी होती है? नेगेटिव। जब प्रोडक्शन बढ़ता है व्हेन टीपी इंक्रीज, बताया था अभी। When TP increase, MP also increase? बताइए बताइए। Yes. But when MP decrease, गिरता है, तो TP increase at कैसी स्पीड पे? Decreasing rate. इंक्रीजिंग रेट। राइट, याद आएगा सभी को। और व्हेन MP इज नेगेटिव, MP क्या होता है? नेगेटिव। TP is maximum. तब TP क्या हो जाता है? डिक्रीज। TP क्या होना शुरू हो जाता है? गिरना शुरू हो जाता है। याद आया सभी को? हाँ जी। उसके बाद मैंने और भी कुछ चीजें लिखवाई थी आपके साथ। ये देखिए, ये चार्ट दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है? एपी बढ़ रहा है तो एमपी बढ़ा होगा किससे? एपी से। पूरा समझाया था अच्छी तरह से, याद आ गया सभी को? एपी Yes, मैक्सिमम sir. है तो बताइए, एपी जब मैक्सिमम होता है तो एमपी और एपी क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के बराबर। ये देखिए, Equal. ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए। पहले देखो ये कौन सी लाइन है? ये वाली जो ब्लू कलर की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है, ये एमपी की है। एमपी ऊपर है, एपी ऑब्वियस है बढ़ रहा है साथ साथ, बट एमपी की स्पीड ज्यादा है। जैसे ही एमपी नीचे आना शुरू हुआ, एपी भी नीचे गिरना शुरू हो गया। बट अब एपी ऊपर है, एमपी नीचे है, दिख रहा है सभी को? बट एमपी और एपी जब बराबर है वो फर्स्ट स्टेज का एंड होता है, दिख रहा है? एपी मैक्सिमम है, उसी स्टेज पे एंड होता है फर्स्ट स्टेज का, दिख रहा है सभी को? Yes. पूरा एक्सप्लेन किया था ये पॉइंट, पूरा अच्छी तो आपने तरह। ये भी बोला था सर, कभी कभार AP मतलब मैक्सिमम तब भी हाँ फर्स्ट जी, स्टेज आती है। ये भी पॉइंट Remind. क्लियर किया था। और ये कैसे होता है, क्यों बढ़ता है, ये भी बताया था अच्छी तरह से। आज दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन लो। क्यों एमपी बढ़ता है? ऑब्वियस है, मैं एक मशीन पे काम कर रहा हूँ, मैं एक मशीन पे क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दूसरा बंदा आया, तो जैसे ही दूसरा बंदा आया, मेरे काम को उसने थोड़ा सा अपने ऊपर ले लिया, दोनों बंदों के काम को हमने बांट लिया। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लोर पे वो खड़ा हो गया, एक फ्लोर पे मैं खड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे को पकड़ाते रहे और काम करते रहे। आपने देखा लेंटर डलता है? कभी किसी ने देखा लेंटर डलता है? हाँ जी जानवी, लेंटर डलते हुए देखा है? हाँ जी बताओ, बताओ भी। बलराम, लेंटर कैसे डलता है? यस सर। बंदे खड़े होते हैं अलग अलग स्टेज पे, यस सर। एक तसला दूसरे को पकड़ाता है, दूसरे वाला तीसरे को पकड़ाता है। इससे फायदा क्या होता है? काम जल्दी निबट जाता जल्दी है। काम होता है। एक बंदा दूसरे को दे रहा है तो इतनी देर में वो दूसरा भर रहा है, फटाफट आगे जा रहा है, फटाफट आगे जा रहा है, तो इससे काम जल्दी हो रहा है। तो शुरुआत में एक एक्स्ट्रा बंदा आने पे, पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ जानवी, एक और आ गया तो दोनों ने मिलकर अब 210 कर दिया, तेजी से बढ़ा। तीसरा आ गया 330 कर दिया और तेजी से बढ़ा। चौथा आ गया और तेजी से बढ़ा। पर जब पांचवा छठा ज्यादा होते जा रहे हैं तब प्रोडक्शन गिरता चला जाएगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती जाती है। तो शुरुआत में जब हम बढ़ रहे हैं तो एमपी ज्यादा होगा तभी तो एपी बढ़ेगा ना। एपी तो एवरेज है बच्चा, जब 100 में 110 जोड़ा तो उसका एवरेज 105 बनता है। पर देखा जाए अगर हम 100 में 110 जोड़ रहे हैं तो 110 जो जुड़ रहा है वो तो ज्यादा जुड़ रहा है ना, क्योंकि वो ज्यादा जुड़ रहा है तभी तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और अगर उनका एवरेज करेंगे तो पिछले वाला कम था, इसलिए जो थोड़ा सा आगे बढ़ा उसका एवरेज तो कम ही आएगा ना। बताओ अभी समझ में आ रहा है बात? जगमीत समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? बताओ।
जगमीत यार एक बात बता कि जब कोई भी पर्सन, अश्मीत हम काम कर रहे हैं 100 यूनिट बना रहा हूं, अगर दूसरे वाला 110 बना रहा है तो वो ज्यादा बढ़ के आएगा ना, उनका एवरेज तो कम ही बढ़ेगा ना, क्योंकि एवरेज तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। बताओ भी अश्मीत, क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं हो रही? हाँ जी सर। हाँ जी, सब लोग बताइए क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? मुस्कान सिंगला ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो क्या इसका मतलब एमपी ज्यादा बढ़ता है, एमपी ग्रेटर होता है एपी से, इस वजह से समझ में आ रहा है एमपी क्यों ग्रेटर होता है एपी से? बताओ क्यों होता है ग्रेटर एमपी एपी से? Yes, sir. क्यों होता है? क्योंकि एमपी बढ़ेगा तो ही तो एपी बढ़ेगा ना, एपी तो एवरेज है उनका। अब समझ में आई बात क्या नहीं? बताओ भाई सब लोग। Yes, आमिर, sir. राहुल Yes. जिंदल, हाँ जी सब लोग आंसर कीजिए। यस सर। उसके बाद एपी जब पूरा हाइट पे पहुंच जाएगा तो ऑब्वियस है एमपी नीचे आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसकी स्पीड कम होगी, प्रोडक्शन कम बढ़ेगा, क्योंकि और लोग आते रहेंगे तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे ही उसकी स्पीड कम होती जाएगी तो एवरेज भी थोड़ी थोड़ी गिरती चली जाएगी, बट एवरेज में गिराव कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोच के देखो, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो, अब मान लीजिए मैं 700 को लेके चल रहा हूँ, 700 को डिवाइड करता हूँ 6 से या 5 से, तो कितना एवरेज बनता है भाई? कितना बनता है बच्चों एवरेज? 140 Yes. Yes, एवरेज sir. बनता है। अब 700 Yes, एक sir. और जोड़ दिया, कितने जोड़ दिए? हो गए 100 जोड़ दिया। और अब वैसे तो कितना जुड़ा? सिर्फ 100 ही जुड़ा। अब 6 से डिवाइड करना, अब कितना आता है? एवरेज में कम फर्क आएगा, जबकि इसमें तो सिर्फ 133.33. अब देखो ये तो 100 जुड़े, इसको बोलते हैं एमपी, जो जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमपी। बट एवरेज देखो एपी होता है वो 133। गिरावट तो आई पर थोड़ी कम गिरावट आई। हाँ जी दिख रहा है? तो इसलिए एपी ऊपर रहता है और एमपी नीचे आ जाता है। अब समझ में आ रही है बात? शुरुआत में जब बढ़ता है तो एमपी ऊपर होता है, क्योंकि वो एवरेज तो फिर धीरे धीरे ही बढ़ेगी, पर जब गिरने लगता है तो एमपी जल्दी जल्दी से तेजी से नीचे आ रहा होता है, क्योंकि वो कम जुड़ रहे होते हैं। एवरेज तो धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि पिछले कामों का भी फल मिल रहा होता है। अब बताइए ये बात समझ में आई कि एपी और एपी का रोल क्या है? तो अब ये समझ में आ रहा है कि एमपी क्या होता है? ऐसे होता है जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, पर उसके बाद एमपी नीचे आता है। बट एपी ऐसा होता है, पहले पहले नीचे होता है, बट उसके बाद ऑब्वियस है एपी ऐसा हो जाता है। दिख रहा है सभी को? हाँ जी क्लियर रहेगा? मैं दोनों को ड्राफ्ट अलग Yes, अलग sir. अलग अलग चार्ट से बना के दिखाता हूँ। देखो मैं कलर चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये एमपी बनाया था मैंने, अब ये एपी बना रहा हूँ। एपी भी बढ़ रहा है पर उससे नीचे है, बट एपी नीचे आना शुरू हुआ, बट वो कम नीचे आएगा, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से नीचे आएगा, बट ये कम तेजी से नीचे आएगा। शुरुआत में ये तेजी से बढ़ेगा, बट ये कम तेजी से बढ़ेगा। अब क्लियर हो रहा है सबको? याद रहेगा सभी को? हाँ जी बताइए। एपी नेगेटिव हो सकता है? एपी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, कभी भी नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा एवरेज नेगेटिव किसी चीज का? आप 0 से भी अगर 100 यूनिट को डिवाइड करोगे तो 0.1 ही आएगा। 1 से नीचे प्रोडक्शन कैसे चल जाएगा? ओके। कुछ तो बनाओगे ना आप, कुछ तो बनाते ही रहोगे ना। तो एपी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एमपी बढ़ रहा है तो एपी उससे नीचे होगा, बट जब एमपी अपनी स्टेज छू लेगा उसके बाद एमपी और एपी कट करेंगे, फिर एपी ऊपर होगा और एमपी नीचे होगा। याद रहेगा सभी को? बताइए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये चार्ट याद रहेगा सभी को अच्छी तरह से? बताइए कौन सी फर्स्ट स्टेज, कौन सी सेकंड स्टेज और कौन सी थर्ड? मैंने लिखवाया भी था। इंक्रीजिंग में क्या होता है? एमपी ऑल्सो इंक्रीजिंग एट हाई स्पीड, बट एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, गिरना शुरू हो जाता है। एमपी और एपी जहां बराबर होते हैं वहां पर फर्स्ट स्टेज का एंड होता है। उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न, एमपी गिर रहा होता है तेजी से, बट ऑब्वियस है आपके पास एपी बड़ा होता है एमपी से। जहां एमपी 0 होगा और टीपी मैक्सिमम होगी वहां सेकंड स्टेज का एंड होगा। और थर्ड स्टेज मैंने बताई थी, एमपी जहां नेगेटिव होता है और एपी भी गिर रहा होता है और ऑल्सो टीपी भी गिर रहा होता है, बट पॉजिटिव होता है एपी, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव रिटर्न। बताइए याद आया सभी को? याद रहेगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? बोलिए यहां तक Yes, चार्ट sir. समझ में आया अच्छी तरह से? सबको भेजा हुआ, सब कुछ कराया क्लास में, सब कुछ एक एक टॉपिक डिस्कस किया। मैं मुझे बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। हाँ जी क्लियर? चलें आगे। Yes. इसके बाद क्या था? फटाफट जल्दी बोलिए। अब इसके बाद क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, सारी चीज डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद क्या था बताइए? इसकी एजम्पशंस भी बताई थी, यहाँ पढ़नी पे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन वगैरह लिखाई थी हमें। वो आपने पढ़नी है। अब बताइए उसके बाद लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए, बताइए स्केल क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल मैंने बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर चारों वेरिएबल हैं।
जब चारों वेरिएबल है तो चारों के चारों बदल सकते हो। अब आपके पास सब कुछ है, सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो अब इस स्टेज में एक चीज याद रखनी है, प्रोडक्शन तो हर स्टेज में बढ़ेगा, इसमें प्रोडक्शन कभी डाउन नहीं आएगा, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है, सब कुछ मेरे पास चेंज करने के लिए। क्या मारुति की कंपनी अगर इंटरनल मैनेजमेंट खराब ना हो, क्या कभी बंद हो सकती है बच्चों? बताइए, क्या कभी बंद हो जाएगी? नो सर। नहीं हो सकती बच्चों। कैसे बंद हो जाएगी? प्रोडक्शन तो हर स्टेज में बढ़ता है उनका, बट स्पीड थोड़ी धीरे हो जाएगी, पर प्रोडक्शन नहीं कभी कम हो सकता, क्योंकि लॉन्ग रन में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। क्या रिलायंस, टाटा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख रहे हो 100-100 साल से चल रही हैं, क्या बंद होंगी? कभी नहीं होती बंद, ये लॉन्ग लाइफ चलती रहेंगी। तो रीजन क्या है? इनमें सब कुछ क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो उसमें 3 स्टेजेस मैंने आपके साथ लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में डिस्कस की थी, जब सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो मैंने क्या बताया था? फर्स्ट स्टेज होती है इंक्रीजिंग रिटर्न, बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद प्रोडक्शन थोड़ा कांस्टेंट आ जाता है, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एग्जांपल भी दिया था, बताइए कौन सी कंपनी का एग्जांपल दिया था? बताओ एग्जांपल बताओ, तीनों स्टेज समझाते वक्त एग्जांपल दिया था। नोकिया, याद आया सभी को? शुरुआत में नोकिया, आज से 10 साल पहले बहुत लोगों के पास नोकिया का फोन होता था, अब कम हो गया। क्लास में भी अगर आप नोटिस करो, क्लास में शायद एक फोन नोकिया को। रीजन डिक्रीजिंग रिटर्न पे आ गए, क्योंकि रिटर्न पे प्रोडक्शन तो अभी भी बढ़ रहा होगा, बहुत सारी जनता खरीदने वाली नोकिया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत चले जाओ नोकिया भी बिकता होगा, बट प्रोडक्शन डाउन हो गया थोड़ा सा। क्योंकि स्टेज इंक्रीजिंग कब होती है? जब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज पढ़ाए थे, क्या होते हैं इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी? जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या होते हैं इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी? अंकित, क्या होते हैं इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज? बता, जल्दी जल्दी बताओ भाई। अंकित बोलो भाई, इकोनॉमीज क्या होती हैं? बोलो भाई अंकित, आंसर करो भाई। वॉल्यूम नहीं आ रही अंकित। आस्था, आप एक्सप्लेन करो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज, करो एक्सप्लेन आस्था। बोलो इकोनॉमीज क्या होती हैं? अंकित म्यूट कर ले वॉइस। बोलो भाई आस्था फटाफट। अंकित माइक म्यूट कर ले। स्नेहा बताओगे इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज? सर, जिनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है वो तो इकोनॉमीज, और जिनकी वजह से कम हो जाती है वो डिस इकोनॉमी। क्या क्या इकोनॉमीज बनती हैं? फटाफट जल्दी जल्दी बोलते जाओ। शुरुआत में प्रोडक्शन क्यों बढ़ता है बताओ? सर, क्योंकि जब हम एक मशीन पे ज्यादा लेबर लगाएंगे तो बढ़ेगा ही। ठीक है, और नहीं ऐसा भी कुछ और भी बताया था इकोनॉमीज में, नाम बताए थे, किस किस का बेनिफिट मिलता है शुरुआत में? स्टार्टिंग में भी सर सारे प्रोडक्ट सस्ता देगा, कोई भी जैसे यस, सबसे पहले तो क्या होता है, लोग हमें रॉ मटेरियल सस्ता देते हैं, क्योंकि नई नई कंपनी होती है तो लोग सस्ता प्रोवाइड करते हैं। और क्या था? कमर्शियल इकोनॉमिक्स थी। और क्या था? बोलियो, बोलो भाई। नया नोट्स का है सामने से? नहीं है ना सामने रखे हुए? सर टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल देखो लिखा हुआ, उसमें सब चीज लिखवाई हुई है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। शुरुआत में आपको टेक्नोलॉजी वही सस्ती पड़ती है, बाद में वही टेक्नोलॉजी आपको दिक्कत देनी शुरू कर देती है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी। ऐसा होता है, ऐसा होता है हर बिजनेस में बच्चों। शुरुआत में वही चीज फायदेमंद साबित होती है, बाद में वही नुकसान साबित हो जाती है। अब एक बात का आंसर दो, +2 के एग्जाम्स पूरा साल नहीं हुए, बताओ कुछ बच्चों का फायदा हो गया होगा, कुछ बच्चों का नुकसान? यस सर। कौन से बच्चों का फायदा हो गया? जिन्होंने पढ़ना है वो तो पढ़ लिए, जिन्होंने नहीं जो पढ़ना नहीं वो पढ़ा तो सर, वो वो तो नहीं पढ़े तो पूरा साल इंस्टाग्राम के उनका क्या खत्म बना हो रहे गया। होंगे, रील्स रील्स बनाने लगे होंगे, वो तो स्नैपचैट के मीम्स बना रहे होंगे, जो भी होते हैं स्नैपचैट में। क्या होता है, क्या होते हैं स्नैपचैट में? मुझे नहीं पता क्या होता है। स्नैप्स होती है सर। हाँ, जो भी होता है वो तो वो टूटने नहीं देते होंगे, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीक। स्ट्रीक सर, स्ट्रीक। स्ट्रीक। हाँ भाई, क्यों भाई मुस्कान सिंगला, ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? स्ट्रीक तो नहीं टूटने दे रहे होंगे बच्चे? यस सर। तो अभी टूटने दे रही है तो ये स्ट्रीक चल रही है रेगुलर? चल रही है सर। ये देखो, मतलब हो रहा है कि नहीं नुकसान हो रहा है? टेक्नोलॉजी का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? होता है नुकसान। तो टेक्नोलॉजिकल भी डिस इकोनॉमीज बन जाती है। शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ता है, बाद में वही कंपनी के लोग काम करना कम कर देते हैं। मैनेजमेंट इकोनॉमीज बताई थी। शुरुआत में प्रोडक्शन किसकी वजह से बढ़ता है? जो नए नए मैनेजर्स आते हैं वो भी बड़े इफेक्टिव काम करते हैं, बाद में वो भी लेथार्जिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार सैलरी तो मिल ही रही है, मजे करो। होता है कि नहीं होता बताओ? कई कंपनीज ऐसी होंगी जहाँ पे पुराने पुराने मैनेजर्स रह गए होंगे, वो कुछ करके राजी ही नहीं होंगे। नए नए यंगस्टर्स आएंगे तो ही तो कंपनी को संभालेंगे, पुराने वाले आते तो बुजुर्ग हो गए होंगे। वो सोचते हैं यार छोड़ो परो, बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो शुरुआत में जब बेनिफिट मिलता है उसे हम इकोनॉमीज बोलते हैं, बाद में वही चीजें नेगेटिव बन जाती है, उसे डिस इकोनॉमीज बोलते हैं। बहुत सारी इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमी डिस्कस की थी। हाँ जी, याद आया सभी को?
मिल गया Yes. सभी को? तो Yes, sir. इंक्रीजिंग रिटर्न कौन सी होती है? और जिस जब इकोनॉमीज मिल रही होती है। डिक्रीजिंग कब होती है? आपके पास कांस्टेंट कब होती है? जब इकोनॉमी थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीजिंग आनी शुरू हो जाती है, डिस इकोनॉमी आनी शुरू हो जाती है। और जब नेगेटिव कब जाता है, डिक्रीजिंग कब जाता है? जब डिस इकोनॉमी मिल रही होती है, तभी प्रोडक्शन गिर रहा होता है। नोकिया के साथ क्या हुआ? नोकिया ने अपने आप को समय के अनुसार चेंज नहीं किया, तभी तो डिक्रीजिंग इकोनॉमी में है, तभी तो डिक्रीजिंग रिटर्न में है। बताइए, अगर समय के अनुसार चेंज कर लेता तो सैमसंग के बराबर खड़ा होता नोकिया या नहीं होता? आने वाले टाइम में नोकिया पहले बहुत बड़ा sir. ब्रांड था बच्चों। बहुत सारी कंपनीज है जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं बाद में पिट जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो अपने आप को समय के अनुसार अपडेट नहीं करते। इनोवेशन नहीं लाते। हाँ जी, तो तीनों चीजें याद रहेंगी। पहली स्टेज को हम ऐसे ग्राफ के जरिए दिखाया भी था, इसको इकोनॉमीज बोलते हैं। सेकंड स्टेज क्या होती है? इकोनॉमी डाउन जाती है, डिस इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाती है। और तीसरी स्टेज क्या होती है? डिस इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट स्टेप आज आप हम डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बताइए, अब कॉस्ट एक्सप्लेन करते हैं फटाफट। बताइए फटाफट, क्या होती है कॉस्ट? प्रोडक्शन को करने में जितने भी कॉस्ट आती है वो सारी प्रोडक्शन को करने में, अब मैंने बताया था प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अभी बता के हटाऊं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उन चारों के लिए जो पैसा खर्च करूंगा उसे क्या कहूंगा? कॉस्ट। कॉस्ट कहूंगा। कॉस्ट क्या है? जो आप पैसे के फॉर्म में दे रहे हो वो ही क्या है? जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसी को क्या कहेंगे? कॉस्ट। उसके बाद मैंने आपसे कॉस्ट डिस्कस भी की थी, कौन कौन सी होती है? एक अकाउंटिंग, एक इकोनॉमिक कॉस्ट। बताओ भी इकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? बताओ भी फटाफट आंसर दो, इकोनॉमिक कॉस्ट। जितनी भी कॉस्ट हमें प्रोडक्शन के हिसाब से, मतलब इसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, और जितनी भी सारी पेमेंट देते हैं। हाँ, जो आपको पेमेंट करनी है किसी को कैश या बैंक के तौर पे, जो आपने दिख रही है आपको, वो कौन सी कॉस्ट होगी? अकाउंटिंग कॉस्ट। उसके बाद हिमांशु, इकोनॉमिक कॉस्ट एग्जांपल दे भाई, अच्छी तरह से समझा, इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट वो होती है, जैसे मान लो सर मैं एज सीए प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, तो उसके अंदर मेरी इनकम हो रही है मान लो 2 करोड़ की, और बाकी सारे एक्सपेंसेस काट के जो मेरे पास इनकम बचती है 1 करोड़ की। आराम और आराम से अगर समझा, मेरे इसकी जितनी जगह तेजी से जॉब, समझाएगा ना, आराम आराम से समझा। ये देख मतलब Okay. पूरा अच्छी तरह से एग्जांपल बनाया था, हाँ जी आराम सर। से समझा। तो जैसे हमें इसके अंदर रिसीट्स हुई हैं सर 2 करोड़ की, ठीक है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद हमारे पास जो मेन इनकम बचती है मेरी वो 1 करोड़ की है सर। ध्यान से सुनना भाई। हिमांशु प्रैक्टिस चलाता है, उसको 2 करोड़ की रिसिप्ट हुई है, 1 करोड़ का खर्चा करने के बाद कितने खर्चा बचा है उसके पास? 1 करोड़। अब बता भी कौन? हाँ जी सर। और अगर मैं ये जॉब करता तो मेरे को सैलरी मिलती 1.5 करोड़ पर एनम की, पर एनम। मतलब ठीक है, अब मतलब और बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है? 1 करोड़। और जॉब में कितना आ रहा है? 1.5 करोड़ सर। 1.5 करोड़। अब बता भी कौन सा बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा या जॉब करेगा? जॉब करूंगा, और क्योंकि जहां पर मैं मतलब प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ वो भी मेरी बिल्डिंग है, तो उसका रेंट भी नहीं मिल पा रहा मुझे। लेकिन अगर मैं वो रेंट पे देता तो 50 लाख उसका रेंट आया था साल का, तो मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ बन जाती है। 2 करोड़ मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट हुई, इम्प्लिसिट हाँ, कॉस्ट। अगर जॉब करके, अगर तू जॉब कर दे और उसको रेंट पे दे दे तो तेरे को कितना आता है? 2 करोड़ आता है टोटल। तो यस फॉर सर। एग्जांपल इकोनॉमिक कॉस्ट क्या हुई? जो आपकी खुद की लेबर है, जिसको आपने बिजनेस में नहीं लिखा, बट अगर आप ये ना कर रहे होते तो उस बिजनेस में लगे होते, कहीं और लगे होते, वो जो कॉस्ट आपने सह दी वो क्या थी आपके पास? कौन सी कॉस्ट हुई? इकोनॉमिक कॉस्ट हुई। आपने जो इकोनॉमिक बिजनेस में कॉस्ट पैसा हुई। लगा रखा है, आप उसके कोई रिटर्न नहीं चाहते, बट ऑब्वियस है उसकी कॉस्ट की रिटर्न तो आनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी आपके पास? इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। कौन सी कॉस्ट होगी वो आपके पास? इकोनॉमिक कॉस्ट। क्लियर है ये बात सबको? इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? जो हम कैश, जो हम बिजनेस में लिखते हैं, जैसे सैलरी, रेजेस, रेंट वगैरह सब कुछ पे करते हैं, वो अकाउंटिंग कॉस्ट है। बट जो हम बिजनेस में नहीं लिखते हैं, जो हमारी खुद की कॉस्ट होती है, वो क्या कहलाती है बताइए? जो हम खुद मेहनत कर सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज लगे होते हैं, उसका जो रिटर्न होना चाहिए, वो कौन सी कॉस्ट होगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। लिखवाया था सभी को, याद रहेगा सबको? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं इसे। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। वेरी गुड। उसके बाद और कौन सी कॉस्ट थी? आउटले, जो हम किसी को पेमेंट सेम कर ही रहे हैं, है। अकाउंटिंग कॉस्ट को आउटले कॉस्ट कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताइए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस जैसी है इकोनॉमिक कॉस्ट जैसी, बट कुछ फर्क है थोड़ा सा, बताओ। सर हम इसमें से सैक्रिफाइस कर लेते हैं, जैसे हमें 6,000 और 8,000 की जॉब मिले तो हम 8,000 की प्रेफर करेंगे, तो इसलिए 6,000 का जो सर हम मतलब अपने उसको फॉरगो करें सर, उसको बोलते हैं उस कॉस्ट एक को। प्रोजेक्ट को करने के लिए जो दूसरे प्रोजेक्ट को खोना पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये जरूरी नहीं आपकी खुद की कॉस्ट है, बट एक चीज को खोने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं गिलासेस बनाने का बिजनेस करता हूं और मेरे को गिलासेस बनाने के लिए कुछ और चीज छोड़नी पड़ेगी, तो वो जो कॉस्ट मैंने बियर करी वो क्या कहलाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब है जो मेरी खुद की कॉस्ट है, बट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि आप एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट खो रहे हैं, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कुछ कुछ मिलती है बट कुछ डिफरेंस भी है। याद रहेगा सभी को? बताया था उस दिन अच्छी तरह से, बताओ भाई। और यस बुक्स में सर। रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जल्दी जल्दी बताओ। सर डायरेक्ट, आपने अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया था कि जैसे बुक्स वगैरह थी तो डायरेक्ट कॉस्ट है, बट इनडायरेक्ट जैसे लैपटॉप वगैरह है, तो इसका हम एज्यूम नहीं कर सकते कि कितने हमारे पास परसेंटेज हमारे पर लगती है। मतलब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोपोर्शनेट में आपको ऊपर डल रही है वो क्या है आपके ऊपर? आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट नहीं,
सॉरी जो डायरेक्ट डल रही है जैसे बुक्स वगैरह वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो प्रोपोर्शनेट में डलती है वो क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ध्यान से देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये एप्पल फोन बनाने में जो उन्होंने मटेरियल यूज किया वो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। बट जो उसके लिए सॉफ्टवेयर या जो उनके खर्चे लगे होंगे वो इसके ऊपर दिख तो नहीं रहे हैं, बट उन्होंने प्रोपोर्शनेट वो भी खर्चे लगाए होंगे, तो वो कौन सी कॉस्ट हुई, इनडायरेक्ट कॉस्ट था। क्या कहते थे डायरेक्ट कॉस्ट को, ट्रेसेबल कॉस्ट, और इनडायरेक्ट को क्या कहते थे, नॉन ट्रेसेबल, जिसको आप ट्रेसेबल नहीं कर सकते। वेरी गुड, याद आ गया तुम्हें। एक एक चीज बताई थी। अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो फिक्स फैक्टर पे लगती है, वो फिक्स कॉस्ट है। फिक्स फैक्टर पे नहीं लगती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड होती है, नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम लगेगी तो सर फिक्स फैक्टर पे सर आउटपुट के साथ। हाँ, बाकी पर ये है कि जो फिक्स फैक्टर पे लगती है वो फिक्स्ड कॉस्ट है, बट फंक्शन ऑफ आउटपुट के साथ रिलेट नहीं करती है। यस, उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ने पे भी वो बढ़ेगी नहीं है। रेंट देना है शॉप का, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो वो आपको देना ही देना, तो वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मेरे हाथ से बाहर है जानवी, वो कॉस्ट कौन सी कहलाएगी जानवी, बताइए कौन सी कॉस्ट होगी वो, बोलो जल्दी जल्दी सब लोग। फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है बताइए, जो क्या होती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, जितना जितना प्रोडक्शन करते रहेंगे उसके उतनी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। मेरे पास एक स्टूडेंट है तो मेरे को एक वो बुक देनी है, 50 होंगे तो 50 को, 100 होंगे तो 100 को बुक देनी है। बताइए क्लियर है, वो वेरिएबल कॉस्ट हुई। कैसी कॉस्ट हुई वो, वेरिएबल कॉस्ट हुई। हाँ जी। अब बताइए कॉस्ट फंक्शन बताइए क्या था कॉस्ट फंक्शन, अब बताइए। हाँ जी आ जाओ साक्षी, कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन करो। यस सर। सर जो भी हम कॉस्ट आउटपुट के लिए पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन बताओ फिर कॉस्ट फंक्शन बताएंगे। सर प्रोडक्शन फंक्शन था क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू फैक्टर सॉरी फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। यस, प्रोडक्शन फंक्शन था क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ इनपुट। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ इनपुट थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पर उनके लिए जो खर्चा कर रहा हूँ उन्हीं की कॉस्ट को निकाल लेना, वही क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन होगा। लैंड के लिए मैं क्या पे करता हूँ, रेंट। लेबर के लिए मेरे को क्या पे करनी पड़ती है, वेजेस। कैपिटल के लिए मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या देना है मैंने, प्रॉफिट। अब ये चारों को मिला दिया जाए तो वो कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन बन जाएगा। अब वो कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा तो कॉस्ट फंक्शन क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट। मैं सारे फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट को मिला दूं, वही क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ आउटपुट बन जाएंगे। वही क्या बन जाएंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगते थे उनकी कॉस्ट निकाल लूं, वही मेरी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ आउटपुट होगी। यहाँ पर प्राइस को देख रहा हूँ, वहां सिर्फ क्वांटिटीज को देख रहा था। यहाँ पर प्राइस का लेना देना, वहां पर मेरा कोई भी क्वांटिटी का लेना देना ना, वहां पर प्राइस का कोई लेना देना था, यहाँ क्वांटिटी का लेना देना था। यही था ना कॉस्ट ऑफ आउटपुट। बताइए यही था कॉस्ट फंक्शन। मयंक बंसल यही था कॉस्ट फंक्शन, बता भाई। यस सर। अब कॉस्ट फंक्शन कितने तरह के होंगे, 2 रन्स में होंगे, कौन कौन से बता, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या था, जो शॉर्ट था। और कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट, ये भी पढ़ लिया हुआ हमने। 2 शॉर्ट होते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी काम आएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या थे, कुछ फैक्टर क्या थे, कुछ फैक्टर क्या थे, फिक्स थे, और कुछ फैक्टर वेरिएबल थे। यहाँ पर कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होगी और कुछ फैक्टर कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल। और जहां पर सारे फैक्टर वेरिएबल थे, यहाँ सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई और कॉस्ट होगी नहीं, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल में तो सारे फैक्टर वेरिएबल है, तो वहां पर वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स तो होता ही कुछ नहीं। बताइए मारुति के लिए कुछ फिक्स्ड है, कोई फिक्स नहीं है। अगले कहते हैं एक जगह छोड़ेंगे दूसरी जगह ले लेंगे, सारी जगह मिलती है उन्हें। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। आ जाइए, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, जो रिमेन्स क्या रहती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, जो रिमेन्स फिक्स्ड, जो आउटपुट के साथ बढ़ती नहीं है, नॉट ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। याद आया सभी को? आगे वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट है तो ऑब्वियस स्टार्ट होगी, अगर 0 है तो 0 ही रहेगी। 1 यूनिट पे बढ़ने पर देखो बढ़ती जा रही है वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को जोड़ देते थे तो हम कैसी हो जाती थी, टोटल कॉस्ट। याद आया ग्राफ टोटल कॉस्ट का? फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड, वेरिएबल नीचे से जाती है, उन दोनों को मिला देता हूं तो क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट। याद आ गया? यस सर। उसके बाद बताइए सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एग्जांपल दिया था सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। स्टार्टिंग में सर जैसे 100 मिनट्स फ्री है तो फिर तो फिक्स्ड है, फिर वापस जाके हम क्या था एग्जांपल समझाओ। लैंडलाइन वाला सर, लैंडलाइन में कितने यूनिट्स तक फ्री होता है, पहले 100 यूनिट्स तक फ्री होता है, तो 0 से 100 तक तो ऑब्वियस है आपके पास क्या रहेगा,
0 से 100 तक तो 1 रुपए 400 रुपए बिल देना ही देना है। अगर एक यूनिट कॉल करोगे तब भी 400 रुपए बिल देना है, 2 यूनिट कॉल करोगे तो भी 400 रुपए देना है, 5 कॉल करोगे तब भी 400 देना है, 10 कॉल करोगे तब भी 400 देना है। बट 100 यूनिट पूरी हो गई, 100 कॉलें फ्री हो गई, 100 कॉलें आपने कंज्यूम कर ली, उसके बाद एक कॉल करोगे तो वो कौन सी कॉस्ट बन जाती है मैम? कौन सी कॉस्ट बन जाती है? वो सेमी वेरिएबल, एक लेवल तक फिक्स्ड और उसके बाद क्या हो जाती थी? वेरिएबल। वेरिएबल हो जाती है। याद आया सभी को? यस सर। उसके बाद स्टेप लेटर कॉस्ट। आस्था बताओ स्टेप लेटर कॉस्ट बताओ भी, एक्सप्लेन करो। जैसे हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, उनके लिए सिर्फ 20,000 की। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए मान लो एक 20,000 का रेंट देता हूँ, और 100 से अबव हो गए तो एक और बिल्डिंग लेनी पड़ जाएगी। यस सर। वो 40 ही सीधा देना पड़ेगा। एक फ्लोर का किराया अगर 20 है तो दूसरे फ्लोर का किराया, तो दोनों मिला के तो 40 हो जाएंगे। चाहे 10 बच्चे भी बढ़े, मुझे 40 देना पड़ेगा या नहीं बढ़ना पड़ेगा? वो स्टेप लेटर कॉस्ट होगी। सीडी बाई सीडी बढ़ती है। और अगर 200 से भी ऊपर हो गए आस्था, फिर 3 रूम लेने पड़ेंगे, फिर 3 क्लासरूम लेने पड़ेंगे और 20,000 देने पड़ जाएंगे। तो वो नेचुरल सी बात है, इस कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टेप लेटर कॉस्ट। यहाँ जी क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, याद रहेगा सभी को? यस सर। आ जाइए नेक्स्ट। हाँ जी, इसके न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ, और इसके साथ आप एक ग्राफ कराया था। बताइए, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराने से पहले एक ग्राफ कराया था, दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? यस सर। हाँ जी, बताइए ये क्या था? क्वांटिटी ऑफ क्या था ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या था? क्वांटिटी ऑफ लेबर। क्वांटिटी ऑफ लेबर। और ये क्या हो रहा था? टीपी क्या था? प्रोडक्शन इन यूनिट्स। एपी क्या हो रहा था? उनका एवरेज। और एमपी क्या हो रहा था? बताइए। एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने पर जो प्रोडक्शन आ रहा था वो एमपी कहला रहा था। हिमांशु यही था? ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का चार्ट था। याद आया सभी को? ये किसका चार्ट था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद आ गया सभी को? मुस्कान, एक बार ये चार्ट सभी लोग बच्चों एक बार दोबारा बता दो मुझे। एक यूनिट था तो आउटपुट कितनी थी? 100, 2 हुए 210, 3 हुए 330, 4 हुए 440, 5 हुए 520, 6 हो गए 600, 7 हुए 670, 8 हो गए 120 और 720, और 9 हो गए 750, और 10 हो गए 750। हाँ जी, बताइए, मिल गया सभी को? यही पढ़ा था हमने, अंकित यही पढ़ा था। और एमपी क्या था? ऑब्वियस है, टीपी में जो डिफरेंस आता जा रहा था उसको हम एमपी कह रहे थे, और जो इनका एवरेज कर रहे थे वो क्या था? एवरेज प्रोडक्शन था। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट था? बताइए। इसको अब हमने शॉर्ट रन को ही किसके साथ कंपेयर किया था? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, शॉर्ट रन कॉस्ट से। तो अब हमने क्या लिया था? फिक्स्ड कॉस्ट कितनी ली थी? बताइए, याद आया होगा सबको? कितनी ली थी? 1000। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हर में एक फिक्स रहेगी या नहीं रहेगी? बताओ। कैसे फिक्स रहेगी? तो सब में कितनी ली थी फिर? 1000 सब में ली थी। हाँ जी हिमांशु, जल्दी यार पार्टिसिपेट करा करो, बीच में सब लोग कहाँ सो जाते हो? पार्टिसिपेट करो, आंसर आना चाहिए, मुझे आवाज आनी चाहिए कानों में। हाँ जी, सब में फिक्स्ड कॉस्ट कितनी ली थी? 1000। वेरिएबल कॉस्ट कैसी ली थी? वेरिएबल होती है पर यूनिट एक्स्ट्रा। बताइए, एक यूनिट में 1000 थी, दूसरे यूनिट में कितनी होगी थी? 2000, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवे पे, 10वें पे। बताइए, उसके बाद टोटल कॉस्ट कैसे निकलती थी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाती थी? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट की टोटल कॉस्ट बता कितनी होगी? 1000 प्लस 1000, 2000, 1000 प्लस 2000, 3000, 3000, 1000 प्लस 3000, 4000, 1000 प्लस 4000, 5000, 1000 प्लस 5000, 6000, 1000 प्लस 6000, 7000, 1000 प्लस 7000, 8000, 1000 प्लस 8000, 9000, 1000 प्लस 10000। 11000। हाँ, मैं कहा जाग रहा है ना, पता लगे कहीं और ही बैठा। 1000 प्लस 9000 10 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? अब ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब बताइए, इसके लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालते थे। आस्था कैसे निकालते थे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? जल्दी बता। तो फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम किससे डिवाइड कर देते थे? टीपी से। क्यों टीपी से करते थे? क्वांटिटी से क्यों नहीं किया? अब आस्था प्रोडक्शन। हाँ बता, एक्सप्लेन कर, यही समझने वाली बात है। यूनिट देखेंगे, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, ध्यान से समझना। मुस्कान बंसल ध्यान से समझिए, जानवी ध्यान से समझिए, बलराम ध्यान से समझिए। देखो, हमने एक लेबर लगाने पर
कितना प्रोडक्शन किया था बलराम? हाँ भी बलराम, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। जानवी कितना प्रोडक्शन किया था? आंसर दो जानवी। मुस्कान सिंगला कितना प्रोडक्शन किया था बताओ? बताओ भी मुस्कान सिंगला कितना प्रोडक्शन किया था? मुस्कान सिंगला कहाँ पे हो? वासु तू ही Yes, बताया। sir. वासु 1 यूनिट लगाने पर लेबर की कितना प्रोडक्शन किया था? सर 100 यूनिट्स मिली थी सर सबसे पहले। 2 यूनिट लगाने पर 210, 3 यूनिट लगाने पर 330। तो ये यूनिट्स तो टोटल प्रोडक्शन में पता लग रही है ना कितनी बन के आ रही है। Yes, sir. तो 1000 कॉस्ट में दे रहा हूं उस यूनिट्स के लिए, तो ऑब्वियस है 1000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट दे रहा हूं 100 यूनिट पे। तो आज तक किस लिए क्या करते थे? फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते थे बताइए? किससे डिवाइड कर देते थे? टीपी से। किससे डिवाइड करते थे? टीपी से। 1000 रुपए खर्चा आ रहा है किसते हुए? ऑब्वियस है 100 यूनिट बनाने पर, तो 1000 को डिवाइड किया 100 से, फिर 1000 ही फिक्स्ड कॉस्ट है 210 यूनिट बन गई, फिर 1000 ही कॉस्ट है फिर 330 बन गई, फिर 1000 ही कॉस्ट है 440 बन गई, फिर 1000 ही कॉस्ट है 520 बन गई, फिर 600 बन गई, फिर 700 बन गई, 720 बन गई, फिर 750 बन गई। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए। यस सर समझ आ गया। हाँ जी, बाकी लोग बताइए। हिमांशु याद आया या नहीं आया? यस सर। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते थे? जो वेरिएबल कॉस्ट होती थी उसको भी किससे डिवाइड करते थे? टीपी से। टीपी से। और इन दोनों का टोटल क्या आता था बताइए जल्दी? क्या आता था? एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या आता था? एवरेज टोटल कॉस्ट। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती थी? वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस होता था उसे हम क्या बोलते थे? मार्जिनल कॉस्ट बोलते थे। अब उस मार्जिनल कॉस्ट को जो मार्जिनल प्रोडक्शन किया होता था उससे क्या करते थे? डिवाइड करते थे। जो बच्चों ने फर्स्ट टाइम लगा रहे हो वो सिर्फ कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ये होएगा आपका दोबारा। तो क्लियर है, उससे डिवाइड जब हम कर देते थे तो वो एमसी आती थी। याद आया सभी को? हाँ जी। यस सर। हाँ भाई ओजस एक्सप्लेन कर दोबारा। अंकित एक्सप्लेन कर भाई। पूरा शेड्यूल नहीं, बस मुझे ये बता कि है क्या ये चीज, एक बार दोबारा बता। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो वर्डिंग अपनी में बता। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का मिक्स शेड्यूल है ये, जिसमें हमने पहले टीपी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप समझा है, और फिर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का वो समझा है रिलेशनशिप। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट सर फिक्स्ड कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आएगा। ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट्स आएगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट होता है, और एवरेज मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट बाय मार्जिनल प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया था बड़ा अच्छा। हिमांशु है पूरा अच्छी तरह से और याद दिला, इसको क्यों बनाया था, कैसे था, क्या था, कुछ समझा इसके बारे में? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या याद नहीं आ रहा? क्यों नहीं याद आ रहा भाई? क्यों नहीं पढ़ा? फिर रिवाइज क्यों नहीं किया? स्नेहा अच्छी तरह से समझा इसको, पूरी अच्छी तरह से। स्नेहा रिप्लाई दे। हाँ जी सर। आजा फिर बता, इसको एक्सप्लेन कर मुझे। मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है, एक्सप्लेन कर फिर भी। मतलब कहाँ से करना? मुझे पूरा समझाना, पूरा समझा। फिक्स्ड कॉस्ट क्यों गिरती है? फिक्स्ड कॉस्ट गिरती चली जाती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, क्यों ऐसे लगाई? 1000, 2000, 4000, 5000 क्यों बनी? पूरा एक्सप्लेन कर। सर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो फिक्स होती है, तो जब जैसे जैसे प्रोडक्शन मतलब हम एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं तो लेबर की एवरेज लगाते हैं तो वो फिक्स्ड कम कॉस्ट का होती है। कर्व कैसा होता है? इसलिए ऐसा होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाता है, टच नहीं करता बट नीचे की तरफ जाता रहता है। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ही क्यों ली? सर क्योंकि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट हमें बढ़ानी पड़ती है। बढ़ानी तो पड़ती है, पर मैंने कुछ समझाया था इसके बारे में, कुछ समझाया था बासु शाह। एक लेबर, दो लेबर सर। यस। हम ये एक लेबर की कॉस्ट कितनी थी बता भी, कितनी थी स्नेहा? 1000। दूसरा लेबर लगा दिया उसके साथ काम करने के लिए तो कितनी होगी अब? 2000। तीसरा लगा दिया तो कितनी होगी? 3000। बट अब पहला लेबर कर रहा था तो वो 100 यूनिट बनाता था। कितने यूनिट बनाता था? 100। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आती थी?
पर यूनिट कितनी कॉस्ट आती थी 10। अब दोनों मिलकर मनाने लगे 2000 रुपए दोनों ने लेने ही लेने। अब कितने बना दिया स्नेहा? 105 210। टोटल कितने बना मतलब एक दिए? एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा, एक एक्स्ट्रा पर्सन आने पर टोटल यूनिट्स कितने बने थे? 210। 210 अब 210 को जब हम ऑब्वियस है वेरिएबल कॉस्ट है 2000, तो पर यूनिट कॉस्ट कम होएगी या नहीं होएगी? आप बताओ। यस सर। हाँ जी जानवी, पॉइंट टू बी नोटेड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था बच्चा? एक मशीन है, एक बंदा काम कर रहा है, जैसे ही दूसरा बंदा आया बच्चा, जैसे ही दो लोग इकट्ठे हो गए, मुझे बता जानवी, जब दो लोग इकट्ठे हो गए दोनों की कॉस्ट तो डबल होगी, बट यूनिट जब कुछ ज्यादा बन जाएंगे तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम होएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी या नहीं आएगी? बता। यस सर। अब जैसे ही 3 लोग इकट्ठे हो गए तो 3000 रुपए देने पड़ गए, बट यूनिट 330 बन गई, तो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी? यस सर। बट अब जब 5, 7, 10 लोग हो गए, प्रोडक्शन उतना बढ़ नहीं रहा, तो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बढ़ेगी। तो उसलिए उसको जब वो बढ़नी लग जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे बताइए? यू शेप्ड कर्व बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताइए बताइए। क्योंकि पहले डाउन जाता है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए कैसा कर्व बनता है बताइए? यू शेप्ड बना या नहीं बना? बताओ। क्लियर हुआ कुछ के नहीं हुआ? हाँ जी मुस्कान बंसल, याद आया? ये पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। हाँ भाई, अब आ जाओ भाई हिमांशु, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बता फटाफट। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर जो कॉस्ट बढ़ती है वो, पहले एक बंदा बना रहा था 100, दूसरा एक्स्ट्रा आने पर बनने कितने लग गए? 110। मतलब पर दूसरा एक्स्ट्रा पर्सन आने की कॉस्ट क्या है? पर्सन आने की वो 110 1000। होगी सर। तो हाँ 1000 जी, को जब 1000। 110 से डिवाइड किया तो कॉस्ट कम होगी। अब हाँ जी तीसरा सर। बंदा आ गया तो 1000 और कॉस्ट बढ़ गई, पर प्रोडक्शन और बढ़ रहा है तो पर यस सर। यूनिट कॉस्ट और बढ़ गई। बट और जब ऐसे ही जब और पर्सन आते रहेंगे उसकी कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी, बट हाँ उससे जी बनने वाली यूनिट क्या हो जाएगी? उससे बनने वाली कम यूनिट हो कम जाएगी, आती जाएगी। जैसे ही उससे बनने वाली यूनिट कम आती जाएगी तो उसकी कॉस्ट क्या कॉस्ट बढ़ होती जाएगी जाएगी? सर। बढ़ती चली जाएगी। तो फिर मार्जिनल कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट यस सर। यू शेप्ड भी हो सकता है और जे शेप्ड भी हो सकता जे है। शेप्ड भी हो सकता है सर। कैसा हो सकता है? जे शेप्ड। यू शेप्ड और जे शेप्ड दोनों। हाँ जी क्लियर है, याद आया सभी को? तो ये यस तीनों सर। जब ग्राफ बनते थे और किसके साथ टच चलते थे? वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। अब बताया भी था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ कैसे चलते थे, एक बार दोबारा बता दो। जब एमपी बढ़ रहा होता है तो कॉस्ट क्या हो रही होती है? बताइए साक्षी, एक्सप्लेन कीजिए। जब एमपी एपी बढ़ रहे होते हैं तब कॉस्ट क्या हो रही होती है साक्षी? डिक्रीज हो रही होती है सर। डिक्रीज, क्योंकि पर पर्सन आते रहते हैं, पर ऑब्वियस है प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो कॉस्ट उनकी कम आती है। जब एमपी गिरना शुरू होता है तो कॉस्ट क्या होती चली जाती है? मिनिमम लेवल से ऊपर जानी शुरू हो जाती है। और Yes, जब sir. एमपी गिरना ही नेगेटिव ही चला जाए तो फिर कॉस्ट तो एकदम बढ़ेगी, क्योंकि काम तो कुछ Yes, हो नहीं sir. रहा, सैलरी देनी पड़ रही है, तो कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए। तो तीनों Yes, के sir. साथ कनेक्टेड था ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बताइए बताइए, था Yes, या sir. नहीं था? मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया था, याद आया होगा सभी को। जब एक ग्राफ भी दिखाया था, एक सेकंड रुको, एक ग्राफ भी दिखाता हूँ, और पूरा समझाया था एक एक बना के। सच में यार तुम घर नहीं पढ़ते यार, तो बहुत बुरा हाल है तुम्हारा, हद हो रही है वैसे। मैं पर्टिकुलर उसी ग्राफ की फोटो भेज दूं? हाँ भेजिएगा तो फिर दिक्कत आएगी, मैं खोल ही रहा हूँ। हाँ जी मिला। यस सर। एवरीवन मिला? कैसे बन रहा है देखो, वहां पर प्रोडक्शन बढ़ रहा है
प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट घटती जा रही है, क्योंकि पर्सन आने की वजह से उसकी कॉस्ट तो वही है, 1000 रुपीज देने या जाने में उसको, पर उससे काम 110 हो गया तो नेचुरल सी बात है पर यूनिट कम आया। एक और आ गया उससे 120 हो गया, पर यूनिट और कम हो गया, तो मार्जिनल कॉस्ट भी घट गई, एवरेज कॉस्ट भी घट गई। पर जैसे ही उन पर्सन ने काम कम करना शुरू कर दिया आप सबने, तो नेचुरल सी बात है कॉस्ट थोड़ी उठनी शुरू होगी। तो अब समझ में आ रहा है दोनों ग्राफ कनेक्टेड है कि नहीं है? बताइए सब लोग, कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ जी दिख रहा है सभी? Yes, sir. हाँ जी दिख रहा है सभी को ये ग्राफ इस तरह से। तो ये देखिए ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कॉस्ट के साथ कनेक्टेड। हाँ जी चले उसके बाद क्या था बताइए? लास्ट वन, उसके बाद क्या था बताइए? न्यूमेरिकल्स कराए थे, न्यूमेरिकल्स आपको सारे बताए थे, फिक्स्ड कॉस्ट दी हो तो कैसे निकालनी है बताओ। अभी इस पॉइंट में कोई डाउट था, इस क्वेश्चन में कोई डाउट था न्यूमेरिकल्स में? बताओ 8-10 क्वेश्चन कराए थे मैंने, कौन सा वाला क्वेश्चन? 9th में बताओ क्या डाउट था? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स इज 2000, तो बताओ क्या दिक्कत है? सर 250 यूनिट्स नहीं आ रहा सर, 200 यूनिट्स तो निकाल पा रहे हैं। 200 यूनिट्स की 2000 है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कितनी आ गई वेरिएबल कॉस्ट अब बताओ? 4 लाख। 4 लाख। फिक्स्ड यूनिट्स कितनी है? 20 यूनिट्स की 4000 थी। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है 250 की, तो 250 इनटू ऑब्वियस है एवरेज दे रखी है, एवरेज तो वैसे ही बढ़ती है सेम, तो कितनी आ गई? तो फिर 5,04,000 आ जाएगा फिर तो। बस फिर क्या दिक्कत है? सर अंतर आ तो रहा था बट एवरेज है ना सर, ये तो नहीं कह सकते कि एक्यूरेट ये निकले। एक्यूरेट क्यों नहीं है? जब मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती सेम जा रही है, मैंने कहीं क्वेश्चन में डाला आपको कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है गिरेगी कम होगी उसमें ज्यादा होगी, तो क्या दिक्कत है? याद रहेगा? यस सर। पेपर का क्वेश्चन है, मैंने पेपर वाले उठा के डाले थे। हाँ जी आ जाइए। अब रिटर्न्स टू ए स्केल बताया था, बताइए कितने स्टेजेस थी? 3, इंक्रीजिंग, डिक्रीज, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में बताइए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में क्या हो रहा होगा? कॉस्ट कम हो रही होगी। कांस्टेंट में कॉस्ट नीचे जा रही होगी। जैसे ही डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू होती है कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी या नहीं होगी? बताइए। ये स्टेजेस कनेक्ट की थी मैंने इसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, याद आया सभी को? yes. और इसके साथ साथ अब साक्षी एक्सप्लेन करो, मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के साथ कनेक्ट किया था, वो बताओ एक बार, समझाने की कोशिश करो। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हम कहते हैं कि अब जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है, तो जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं प्रोडक्शन लॉन्ग रन में, तो उसमें कॉस्ट एक तरफ से डिक्रीज होती रहती है। भूल गए आप? एक टाइम भूल गए? किसको याद है? सोचो एक बार, दोबारा बताओ। मैंने एग्जांपल देके दिया था, मारुति का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा कंपनी ने मान लो मारुति 800 बनाई है, उसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ गया। अब जो उसका मिनिमम पॉइंट आते ही कंपनी ने सोचा अब एक और ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे कॉस्ट और थोड़ी सी कम हो जाए, यूज कर दी। फिर उसके बाद कंपनी ने जब ट्राई किया, कभी कॉस्ट बढ़ भी जाती है, बताइए कभी कॉस्ट कब बढ़ जाती है? बताइए। ये कौन है? संजना। सर आपने, संजना क्या कर रहे हो? आपने सर हमें एग्जांपल दे दो कार का, वो सेलेरो, तो वो सर वो ज्यादा आ जाएगी सर। हाँ जी बताइए। तो उससे कॉस्ट क्या होनी शुरू हो जाती थी? बढ़नी शुरू हो जाती थी, क्योंकि ऑब्वियस ऐसा इसलिए होता है कि कॉस्ट एकदम ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे बढ़ना शुरू हो जाता है? क्योंकि ऑब्वियस है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक बार कंपनी ने कई बार कॉस्ट को क्या कर दिया जाता है, कम कर लेती है कॉस्ट को अच्छी। अब जैसे स्विफ्ट से कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए की कारें बेच दी स्विफ्ट की, पर स्विफ्ट से तो कॉस्ट कम हो गई, बट सिलेरियो से उसकी कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फालतू बढ़ाना पड़ जाता है ना। तो इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है, कभी कॉस्ट शॉर्ट रन में बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, पर वो बीच में ही रहती जाती है, क्योंकि वो अपने आप को बीच में ही वेरी करवा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉस्ट बढ़ने लगती है वो कम कर लेते हैं। अब कंपनी मान लो सियाज लेके आई थी, सियाज नहीं ज्यादा चली, कंपनी की सिलेरियो नहीं चली, बहुत सारी और कारें भी नहीं चली, कंपनी अब 5-7 मॉडल और लाएगी या नहीं? कोविड में कारें आ रही है नहीं? बताना भाई, कोविड में नई कारें दे रही है? छोटी आ रही है सर, पर कम दे रही है, कम दे रही है। हाँ सर, कम दे रही है, बिग कम रही है सर, उनको पता है कि कम रही है थोड़ा, 1-2 महीने से प्रोडक्शन डाउन हो गया उनका, प्रोडक्शन डाउन है सर। यस, तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन में जब 3-4 शॉर्ट रन को मिलाकर वो बनाते हैं तो लॉन्ग रन बनता है। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया था, ये शॉर्ट रन आ गया, ये शॉर्ट रन से जैसे ही और काम किया तो और नीचे आ गई, पर जैसे ही शॉर्ट रन और बढ़ा तो वो लॉन्ग रन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके लिए तो क्या होता है, प्रोडक्शन जब मर्जी कर सकते हैं, उनके लिए प्रोडक्शन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो अपना प्रोडक्शन जैसे मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं,
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बनाते शॉर्ट रन में ही है। अब मान लो मैं सिलेरियो की 5 लाख यूनिट बना के रख दूंगा बच्चों, बताओ बनाऊंगा तो शॉर्ट रन में ही ना, पहले बना के देखूंगा सिलेरियो 5-7 हजार यूनिट्स बना के देखूंगा, बिक जाएंगी ठीक है, नहीं बनेगी तो दोबारा दूसरी कार पे काम करना शुरू कर दूंगा। मैंने बताया था अभी एस्प्रेसो आई थी, मुझे तो नजर भी नहीं आई वो कहीं गाड़ी। तो कंपनी उसी हिसाब से मूव ऑन कर लेती है, पहले शॉर्ट रन में प्रोडक्शन करके देखती है, अगर कंपनी को लगता है कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा जाने लगे तो इसके लिए और डेवलपमेंट करके उसकी कॉस्ट को घटा देती है, बट जिसका कॉस्ट ज्यादा आ जाता है फिर उसको छोड़ देती है, कहती है अब इससे फायदा नहीं होने वाला, इसको बढ़ने वाली नहीं है। मैंने आपको बताया एस क्रॉस आ रही है भाई, एस क्रॉस बताना भाई, हिमांशु एस क्रॉस आती है? नेक्सा में पड़ी है सर, नेक्सा में, बट अब वो भी बंद कर दिया प्रोडक्शन, बंद कर दी सर, उतनी नहीं बिकी सर, उतनी बिकी नहीं। आर्टिका का नया मॉडल आया था, बंद कर दिया उठा के, कोई और नाम से लॉन्च किया था, पता नहीं अब है कि नहीं है। एक्सेल 6 थी सर, हाँ जो भी वो भी होगा, नेक्सा में ही है, वो भी इसलिए कम कर दिया होगा उसका प्रोडक्शन। आर्टिका तो शायद बंद ही कर दी मेरे ख्याल से आनी, उसका रूप बदल के वहां लेके नेक्सा में उसको कंपनी करती है ऐसा, क्योंकि लॉन्ग रन में लेके जाती है उसको, जहां कॉस्ट उसकी मिनिमम होती है वहां उसको सर्वाइव करती रहती है। तो क्लियर है सबको? हाँ जी बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? अब नो सर। हाँ जी बोलिए भाई सब लोग।